से कहीं ज्यादा भयानक था। इतना कि नौतों वाली ब्रह्मांड मीनार के दबाव में भी एक साधक स्तर के दूसरे चरण के योद्धा से लड़ने की ताकत रखता था, यहां तक कि उसे हरा भी सकता था। देवगढ़ के सम्राट, तुम्हें मारना मेरे लिए हाथ पलटने जितना आसान है, विक्रम सिंह ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन मैं अलग अलग साम्राज्यों से दुश्मनी करके युद्ध शुरू नहीं करना चाहता जो सबके लिए बुरा होगा, वरना मुझे अभी तुम्हें मारने से कौन रोक पाता। महज देवगढ़ साम्राज्य मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यह कहते हुए विक्रम सिंह ने अपनी पकड़ ढीली कर दी और एक ठंडी हंसी के साथ कहा, लेकिन मैं यह भी उम्मीद करता हूं कि देवगढ़ के सम्राट मेरे दुश्मन नहीं बनेंगे, ना ही मेरे मामलों में दखल देंगे। आज को एक चेतावनी समझो, अगर अगली बार ऐसा हुआ तो अंजाम तुम जानते हो। हालांकि सम्राट बहुत अनिच्छुक थे, वह पूरी तरह से शक्तिहीन थे, क्योंकि पूरे साम्राज्य में एक भी ऐसा योद्धा नहीं था जो विक्रम सिंह से लड़ सके। ठीक है, मैं तुम्हारी शर्तों से सहमत हूं, सम्राट ने भारी मन से कहा। उनके पास अब सहमत होने के अलावा कोई चारा नहीं था। सम्राट निश्चित रूप से इस समय विक्रम सिंह को गुस्सा दिलाना नहीं चाहते थे, कहीं वह तबाही ना मचा दे। आखिर इससे साम्राज्य बहुत कमजोर हो जाता, यही सबसे अच्छा है, विक्रम सिंह ने बेपरवाही से कहा। उसके पंख थोड़े कांपे और वह धीरे धीरे उड़कर दूर चला गया। फिर एक जोरदार गड़गड़ाहट के साथ वह आसमान में गायब हो गया, पीछे एक लंबी सफेद लकीर छोड़ गया। उसकी भयानक गति ने एक बार फिर देवगढ़ साम्राज्य के कई शक्तिशाली योद्धाओं को चौंका दिया। विक्रम सिंह के देवगढ़ शाही परिवार को छोड़ने के बहुत बाद तक भीड़ अपने सदमे से उभर नहीं पाई थी, यहां तक कि सम्राट के चेहरे पर भी अभी तक डर की झलक थी। सम्राट, विक्रम सिंह ने हमारे साम्राज्य का जो अपमान किया है उसे माफ नहीं किया जा सकता, राजगुरु ने क्रोध से कहा। विक्रम सिंह जितना ज्यादा भयानक था, वह उसे हटाने के लिए उतना ही ज्यादा दृढ़ थे। राजगुरु सही कहते हैं, विक्रम सिंह और ज्यादा अहंकारी होता जा रहा है और सम्राट का बिल्कुल सम्मान नहीं करता। हम उसे दंडित किए बिना नहीं छोड़ सकते। उच्च अधिकारियों ने भी उनकी हाँ में हाँ मिलाई। कोई भी साम्राज्य की गरिमा को रौंदा जाना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। महासेनापति ने गुस्से से कहा, सम्राट, अगर हम जलपुर साम्राज्य के साथ मिलकर काम करें तो हम निश्चित रूप से विक्रम सिंह को हरा सकते हैं। बस आदेश दीजिए और आपका सेवक तुरंत जलपुर साम्राज्य की ओर जाएगा। सम्राट ने मानो सुना ही नहीं, वह चुप रहे। उनकी सदमे वाली अभिव्यक्ति की जगह गंभीरता ने ले ली। विक्रम सिंह की ताकत कितनी भयानक थी, वहां मौजूद सभी लोगों में से शायद केवल सम्राट ही सबसे अच्छी तरह से जानते थे। सम्राट विक्रम सिंह को हटाना नहीं चाहते थे और जलपुरी साम्राज्य के साथ मिलकर काम करने के खिलाफ नहीं थे, लेकिन विक्रम सिंह की भयानक शक्ति का डर उन्हें रोकता था, इतना कि वह विक्रम सिंह का विरोध करने की हिम्मत नहीं करते थे। अब विक्रम सिंह के मामलों में दखल मत दो, सम्राट ने कहा और एक पल में गायब हो गए। सम्राट, राजगुरु, महासेनापति और कई अधिकारी हैरान थे। सम्राट के आदेश के बिना वह कोई भी जल्दबाजी में काम करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। चाहे वह कितने भी अनिच्छुक हो, उन्हें अपनी भावनाओं को दबाना ही पड़ा। विक्रम सिंह के साथ हुई लड़ाई को सम्राट की एक करारी हार कहा जा सकता था, जो उन पर गहरा असर छोड़ गई थी। छाया, अश्वदल और कृष्णध्वज सेना पहले ही उस पर्वत श्रृंखला पर पहुंच चुके थे जहां मेघवाहन पंथ स्थित था और पर्वत के तल पर विक्रम सिंह का इंतजार कर रहे थे। विक्रम सिंह के आदेश के बिना वह खुद कोई फैसला करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। प्रधान सेनापति क्या कर रहे हैं? वह इतनी देर से गए हैं। मैं अब और मेघवाहन पंथ पर हमला करने का इंतजार नहीं कर सकता। रणधीर ने सोचा, वह अधीर हो रहे थे। मृगेंद्र को अजीब लगा और उन्होंने चिंतित होकर कहा, कहीं कुछ बुरा तो नहीं हुआ? प्रधान सेनापति की मौजूदा ताकत को देखते हुए देवगढ़ साम्राज्य में कोई नहीं है जो उनसे लड़ सके, अरुणोदय ने दृढ़ता से माना। हिमपाल ने मुस्कान के साथ अपने हाथ फैलाए। शायद प्रधान सेनापति बस किसी और चीज में देर हो गए हैं। चिंता करने की जरूरत नहीं है, प्रधान सेनापति आ गए हैं। ठीक उसी समय जब सभी हैरान थे, अखंड ने अचानक कहा। उन्होंने पहले ही एक शक्तिशाली उपस्थिति को भयानक गति से आते हुए महसूस कर लिया था। युवराज के योग्य ऐसी मजबूत धारणा मृगंध ने मन ही मन सराहना की। हालांकि दोनों शिष्य स्तर के 7वें चरण पर थे, अखंड की धारणा मृगंध से बेहतर थी। छू सुनहरी रोशनी की एक लकीर चमक कर निकल गई, मेघवाहन पंथ के महलों की ओर तेजी से बढ़ रही थी। चलो, अरुणोदय ने चिल्लाया। सेनाओं को मेघवाहन पंथ की ओर लेकर गए। मेघवाहन पंथ के शानदार महलों से शिष्य तेजी से बाहर निकल रहे थे।
विक्रम सिंह की भयानक उपस्थिति ने पहले ही मेघवाहन पंत को सचेत कर दिया था। मेघवाहन पंत के पंथपति अर्जुन और 3 वरिष्ठ महर्षि पहले ही घटना स्थल पर आ चुके थे और कई अन्य उच्च पदस्थ सदस्य भी जल्दी से उनका अनुसरण कर रहे थे। मेघवाहन पंत की ताकत वास्तव में जबरदस्त थी, जिसमें दसों हजार शिष्य थे। उनमें से सैकड़ों शिष्य स्तर के और महर्षि स्तर के शक्तिशाली योद्धा थे। देवपुरी पंत की तुलना में वह केवल ज्यादा मजबूत थे, कम नहीं। सुनहरी रोशनी की एक लकीर चमक के साथ आ गई। एक भयानक दबदबा आसमान से उतरा और उस प्रभावशाली आभा ने मेघवाहन पंत के सभी शिष्यों को डर से कांपने पर मजबूर कर दिया। विक्रम सिंह ने सच में आने की हिम्मत की। क्या वह सच में हमारे मेघवाहन पंत को नष्ट करना चाहता है? छाया अश्वदल और कृष्णध्वज सेना भी आ गए हैं। बिल्कुल पर्वत श्रृंखला के बाहर एक अपरिहार्य भयंकर लड़ाई सामने है और चूंकि विक्रम सिंह ने आने की हिम्मत की है तो उसे बिना वापसी के जाने दो। कई शिष्यों ने गुस्से से चिल्लाया, लेकिन उनमें से ज्यादातर भयानक डर से भरे हुए थे। जो व्यक्ति आया था वह विक्रम सिंह के अलावा कोई नहीं था। उसकी आकृति मेघवाहन पंत के ऊपर मंडरा रही थी, शक्तिशाली और दबंग। पंथपति विक्रम सिंह की साधना में काफी वृद्धि हुई है। एक महर्षि ने अपनी भय सिकोड़कर कहा। उनकी बूढ़ी आंखें विक्रम सिंह पर टिकी हुई थी। लगता है कि वह शिष्य स्तर के 8वें चरण तक पहुंच गया है। एक और महर्षि ने गंभीर रूप से कहा। उनका बूढ़ा चेहरा बेहद परेशान लग रहा था। अर्जुन का चेहरा बहुत कुरूप था। खुद साधक स्तर के पहले चरण पर होने के कारण उन्होंने भी अंदाजा लगाया कि विक्रम सिंह की साधना साधक स्तर के चरणों में पार हो गई है, जिससे वह बिल्कुल भयानक हो गया था। अगर विक्रम सिंह सक्षम न होता तो वह मेघवाहन पंत पर हमला करने की हिम्मत न करता। विक्रम सिंह धीरे धीरे उतरा। उसकी नजर अर्जुन और अन्य मेघवाहन पंथ के उच्च अधिकारियों पर घूम गई और उसके चेहरे पर एक खतरनाक ठंडी मुस्कान आ गई। विक्रम सिंह हवा में मंडरा रहा था, जिसके बाद छाया अश्वदल और कृष्णध्वज सेना के अभिजात योद्धा अचानक प्रकट हुए। मेघवाहन पंथ के मैदान को एक लौह रक्तपात भरी हत्या की आभा से भर दिया। इस घनी और भारी लौह रक्तपात भरी हत्या की आभा से कई शिष्यों के चेहरे डर से पीले पड़ गए। अर्जुन ने विक्रम सिंह को घेरा। उसकी आवाज दुर्भावनापूर्ण थी। विक्रम सिंह, तुम में हिम्मत है। मुझे नहीं लगा था कि तुम सच में मेघवाहन पंथ में घुसने की हिम्मत करोगे। मेघवाहन पंथ मेरे लिए कुछ भी नहीं है। डरने की क्या बात है? विक्रम सिंह ने एक ठंडी हंसी के साथ कहा। मेघवाहन पंथ से डरने की कोई बात नहीं है। अर्जुन का चेहरा काला पड़ गया क्योंकि उन्होंने गुस्से से चिल्लाया। दीनबाज, यह मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि तुमने जयदेव को मार दिया और वीर पंथ को मिटा दिया, तुम में मेरे मेघवाहन पंथ को नष्ट करने की क्षमता है। विक्रम सिंह ने एक ठंडी हंसी के साथ जवाब दिया। तो चलो देखते हैं कि तुम कितने सक्षम हो और मेघवाहन पंथ वीर पंथ से कितना ज्यादा बेहतर है। गुंजन गुंजन हवा के बीच में विक्रम सिंह ने अपने आंतरिक बल को उत्तेजित किया और एक उमड़ती विशाल शक्ति एक बाढ़ की तरह लगातार फूट पड़ी, जिसने मेघवाहन पंथ के भव्य महलों को हिला दिया। यह शिष्य स्तर का 9वां चरण है। प्रधान सेनापति तो सच में शिष्य स्तर के 9वें चरण पर हैं। मृगेंद्र, अरुणोदय और अन्य सैनिक तुरंत दंग रह गए। उन्होंने सोचा था कि विक्रम सिंह केवल शिष्य स्तर के 8वें चरण तक पहुंचा है। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि विक्रम सिंह 9वें चरण तक पहुंच गया है। भयानक प्रगति ने उन्हें इतना डरा दिया कि उनकी आंखें लगभग बाहर निकल आई। शिष्य स्तर का 9वां चरण अर्जुन का चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया। वह एक अचेत अभिव्यक्ति में सदमे में आ गए। विक्रम सिंह सच में शिष्य स्तर के 9वें चरण तक पहुंच गया। महर्षि वहीं पर ठंडे पसीने में डर गए। साधना की वह गति कितनी भयानक थी। मेघवाहन पंथ में हर कोई हैरान था। जो कुछ हो रहा था उस पर विश्वास करना मुश्किल लग रहा था। किसने सोचा होगा कि विक्रम सिंह सिर्फ 1 महीने में शिष्य स्तर के 7वें चरण के शिखर से 9वें चरण तक पहुंच सकता है। यहां तक कि किसी दानव में भी साधना की इतनी भयानक गति नहीं होनी चाहिए। ऐना, अर्जुन को चिंतित महसूस होने लगा। शिष्य स्तर के 9वें चरण पर विक्रम सिंह स्वाभाविक रूप से 1 महीने पहले की तुलना में और भी ज्यादा भयानक था। अगर वह 7वें चरण के शिखर पर एक साधक स्तर के शक्तिशाली योद्धा को मारने के लिए काफी मजबूत था, तो 2 और चरण पार करने और विक्रम सिंह की राक्षसी युद्ध क्षमता के साथ साधक स्तर के योद्धा को मारना शायद उसके लिए हाथ पलटने जितना आसान होगा। तुम्हारी नौतों वाली ब्रह्मांड मीनार कहाँ है? एक डरे हुए अर्जुन ने पूछा। जब उनकी आकृति धीरे धीरे ऊपर उठी, उनकी आवाज गुस्से से भरी हुई थी और साधक स्तर का शक्तिशाली आंतरिक बल पूरी तरह से गतिशील था। विक्रम सिंह के शिष्य स्तर के 9वें चरण में पहुंचने के साथ अर्जुन उसे हल्के में नहीं ले सकते थे।
उन्हें अपना सब कुछ देना पड़ा और विक्रम सिंह को जरा भी मौका नहीं देना था। विक्रम सिंह ने एक ठंडी हंसी के साथ जवाब दिया, तुम्हें संभालने के लिए मुझे नौतों वाली ब्रह्मांड मीनार की भी जरूरत नहीं है। यह सुनकर अर्जुन का बूढ़ा चेहरा एक बार फिर काला पड़ गया। उनकी आंखों में हत्या का इरादा और भी ज्यादा तीव्र और भयानक हो गया। छू अर्जुन ने सबसे पहले हमला किया। उनकी आकृति एक धुंधली सी चमक में गायब हो गई। उनकी गति आश्चर्यजनक रूप से तेज थी। अगले ही पल अर्जुन विक्रम सिंह के सिर के ऊपर प्रकट हुए। एक भयानक शक्ति के साथ एक मुट्ठी नीचे मारी। मुक्का हवा जैसी तेज धाराओं में बदल गया। धमाका गुंजन गुंजन। विक्रम सिंह स्थिर खड़ा रहा। ऊपर एक मुक्का मारा जिससे एक गड़गड़ाहट वाला विस्फोट हुआ। अर्जुन के पूरे बल के हमले को आसानी से रोक दिया। उसका दिखने में सरल मुक्का भी हवा को हिला गया। विक्रम सिंह को एक भी कदम हिला पाने में असमर्थ अर्जुन का चेहरा सख्त हो गया और उन्होंने भयंकर हमलों का एक और दौर शुरू किया। धमाका 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 गुंजन गुंजन। अपनी शक्तिशाली गति तकनीक का उपयोग करते हुए अर्जुन कई काली लकीरों में बदल गए। विक्रम सिंह के चारों ओर से हमला करते हुए जो अपनी जगह पर खड़ा था, सिर्फ एक हाथ से बचाव कर रहा था। उसकी भयानक शक्ति हवा को तबाह कर रही थी। विक्रम सिंह एक इंच भी नहीं हिला, सिर्फ अपने दाहिने हाथ से अर्जुन के सभी हमलों को रोक रहा था। उसकी जबरदस्त ताकत ने मेघवाहन पंथ और अरुणोदय में हर किसी को पहले ही चौंका दिया था। ध्यान रहे, विक्रम सिंह एक साधक स्तर के व्यक्ति का सामना कर रहा था, शिष्य स्तर के नहीं। यहां तक कि अरुणोदय और अन्य लोगों ने भी उम्मीद नहीं की थी कि विक्रम सिंह के पास इतनी भयानक ताकत होगी। हमलों की एक श्रृंखला के बाद अर्जुन बेहद हिल गए थे। विक्रम सिंह का बचाव त्रुटिहीन था, बिना किसी एक भी कमी के, और वह केवल अपने दाहिने हाथ का उपयोग कर रहे थे ताकि अर्जुन के सभी भयंकर हमलों को रोक सके। अर्जुन के लिए विक्रम सिंह अविश्वसनीय रूप से मजबूत महसूस हो रहा था। अविश्वसनीय रूप से मजबूत। क्या विक्रम सिंह सच में सिर्फ एक महीने में इतना भयानक हो सकता है? अर्जुन अपनी अंतिम सांस तक इस पर विश्वास करने को तैयार नहीं थे। मेघवाहन पंथ ने विक्रम सिंह से निपटने के लिए अनगिनत तैयारी की थी, लेकिन अब विक्रम सिंह की भयानक ताकत देखकर अर्जुन को एक दुर्गम डर महसूस हुआ। मेघवाहन पंथ में एक गहरी भयानक चुप्पी छा गई। माहौल डरावना था, दृश्य मानो जम सा गया था। हर कोई निस्तब्ध, उनकी आंखें डर से चौड़ी थी। वे सब विक्रम सिंह को देख रहे थे। क्या शिष्य स्तर का 9वां चरण सचमुच साधक स्तर को पूरी तरह से दबाने की उस भयानक हद तक पहुंच सकता था? सिर्फ अपने दाहिने हाथ से विक्रम सिंह अर्जुन से लड़ सका। यह सवाल पूछना ही पड़ता है, साधक स्तर से नीचे कौन यह हासिल कर सकता है? नौतों वाली ब्रह्मांड मीनार को बुलाए बिना भी वह साधक स्तर को कुचल सकता है। प्रधान सेनापति की मौजूदा युद्ध क्षमता सच में साधक स्तर तक पहुंच गई है। इतना ही नहीं, क्योंकि प्रधान सेनापति परम देह के दूसरे चरण में पहुंच गए हैं। उनका शरीर बेहद भयानक है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह अर्जुन को इस तरह दबा सकते हैं। मृगेंद्र और अरुणोदय दोनों हैरान और उत्साहित थे। उनके पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। नेहा, तुम्हें पता था कि विक्रम भाई पहले ही शिष्य स्तर के 9वें चरण में पहुंच गए हैं? माधव ने हैरान होकर पूछा। उसका शरीर अकड़ गया था। नेहा ने एक हल्की हंसी के साथ सिर हिलाया। हालांकि भीड़ को यह नहीं पता था कि विक्रम सिंह ने वास्तव में अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, बस परमदेह के दूसरे चरण की शक्ति का उपयोग नहीं किया था। साधक स्तर की शक्ति बेहद भयानक थी। अगर यह केवल विक्रम सिंह की रक्त शक्ति होती तो वह अर्जुन से मुकाबला करने में असमर्थ होते। परमदेह के दूसरे चरण की शक्ति का उपयोग किए बिना विक्रम सिंह अर्जुन से मुकाबला कर सकता था। इसका कारण पूरी तरह से उसका जबरदस्त शरीर, गरुड़ युद्ध कवच और रक्त शक्ति का संयोजन था। इन 3 शक्तियों के संयोजन ने विक्रम सिंह को साधक स्तर की शक्ति प्रदान की, और यह जबरदस्त शक्ति अभी भी अर्जुन से कुछ ज्यादा ही मजबूत थी। अगर परमदेह के दूसरे चरण की शक्ति को सक्रिय किया जाता तो अर्जुन को मारना निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं होती। विक्रम सिंह ने अर्जुन के सभी भयंकर हमलों का सिर्फ एक हाथ से बचाव किया, जो पहले ही एक बेहद चरम सीमा पर था, और विक्रम सिंह का लक्ष्य अर्जुन के साथ साथ मेघवाहन पंथ को डराना था, उन पर दबाव डालना था और उन्हें निराशा और लाचारी महसूस कराना था। विक्रम सिंह ने एक हल्की उपहास भरी हंसी दी। उसकी ठंडी नजर डरे हुए अर्जुन पर घूमी। उसकी मुद्रा तिरस्कार की थी, मानो वह चींटियों को देख रहा हो। अगले ही पल विक्रम सिंह चुपचाप अर्जुन के सामने चमक उठा, जिससे अर्जुन तुरंत घबराकर कई कदम पीछे हट गए। क्या यही मेघवाहन पंथ के पंथपति की क्षमता है?
विक्रम सिंह ने उपहास के साथ पूछा। डरे हुए अर्जुन का चेहरा हिंसक रूप से मुड़ गया, गहरा लाल हो गया। तुम बदमाश! अर्जुन का चेहरा जोरदार ढंग से बिगड़ गया। गुंजन क्रोधित होकर अर्जुन ने अचानक अपने आंतरिक बल को सक्रिय किया। दोनों हाथों से मुद्राओं का निर्माण किया। एक भयानक शक्ति हिंसक रूप से उमड़ी। उसकी गति जबरदस्त थी। गहन श्रेणी की उच्चस्तरीय युद्ध कला अंबर हिमखंड प्रहार। अर्जुन गरजकर बोले, अपने हाथ को भयंकर रूप से घुमाया। एक विशाल भयानक ऊर्जा का प्रहार 1 दर्जन मीटर बड़ा चीखता हुआ निकला। उसकी तीखी आवाज ने भीड़ को अपने कान ढकने पर मजबूर कर दिया, एक विशालकाय की तरह जिसे कोई रोक नहीं सकता था। उस युद्ध कला की शक्ति मुझे चोट पहुंचाने के लिए काफी नहीं है, विक्रम सिंह ने उपहास के साथ कहा। क्या तुम्हारे पास कोई और शक्तिशाली युद्ध कला है? विश्व विनाशक दिव्य दंड प्रहार। जैसे ही वह बोले, नक स्तर पर परिवर्तन होगा। छू धमाका फट। जैसे ही अर्जुन को हवा में भेजा गया, उनका शरीर अभी भी गति में था। विक्रम सिंह चमककर उनके पास पहुंचा, उनके सीने पर एक और मुक्का मारा। इससे अर्जुन फिर से हिल गए, जिससे वह खून थूकने लगे और उनकी आकृति एक तोप के गोले की तरह मेघवाहन पंथ के मैदान पर गिरी। मेघवाहन पंथ के सभी शिष्य डर से पीछे हट गए, इस डर से कि अगर वे टकरा गए तो कहीं मर जाएंगे। धमाका, गुंजन। मैदान में विस्फोट हुआ, जिससे जमीन में एक बड़ा गड्ढा बन गया। पृथ्वी थोड़ी कांप उठी और गड्ढे के किनारे से मैदान की सीमा तक दरारें फैल गई। अर्जुन का शरीर पूरी तरह से गहरे गड्ढे की मिट्टी में धंस गया था। पंथपति मेघवाहन पंथ बेहद घबराहट में था। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि अर्जुन की ताकत के साथ वह विक्रम सिंह के सामने शक्तिहीन होंगे। इस पल में हर किसी ने महसूस किया कि साधक स्तर के योद्धा दयनीय रूप से कमजोर थे। बेशक ऐसा नहीं था कि साधक स्तर के योद्धा कमजोर थे, बल्कि विक्रम सिंह की ताकत बहुत भयानक थी, जिसने हर किसी के लिए एक भ्रम पैदा कर दिया था। धमाका। अचानक अर्जुन गड्ढे से आसमान में निकल आए। अनगिनत कंकड़ उड़ते हुए एक ही पल में वह फिर से ऊंचे आसमान में थे। तुम्हारा बचाव कवच अब ज्यादा देर नहीं टिकेगा, विक्रम सिंह ने जोरदार ढंग से कहा। उसके होठों पर फिर से खतरनाक वक्र दिखाई दिया। अर्जुन की चोटें गंभीर नहीं थी, क्योंकि उन्होंने पहले ही अपने बचाव कवच को बुला लिया था। पहले से अच्छी तरह से तैयार थे। उनकी भयंकर नजर विक्रम सिंह पर टिकी थी। अर्जुन ने अपने हाथों को एक साथ लाया। एक जबरदस्त आभा हवा को भर गई और जैसे ही उन्होंने अपने हाथों को फैलाया, कहीं से भी एक उत्कृष्ट ढंग से गढ़ी हुई लंबी तलवार प्रकट हुई। तलवार से एक भयानक आभा फैल रही थी। एक उत्कृष्ट दिव्य कलाकृति। अर्जुन ने एक उत्कृष्ट दिव्य कलाकृति को बुलाया था। जैसे ही शीर्ष श्रेणी की दिव्य कलाकृति को बाहर लाया गया, अर्जुन की आभा उथल पुथल से भर गई। उनकी युद्ध क्षमता और भी ज्यादा भयानक हो गई। एक शीर्ष श्रेणी की दिव्य कलाकृति। विक्रम सिंह ने अर्जुन के हाथों में लंबी तलवार को आश्चर्य से देखा। यह विश्वास करना मुश्किल लग रहा था कि एक मामूली साम्राज्य के भीतर ऐसा हथियार प्रकट हो सकता है। उस बूढ़े को शीर्ष श्रेणी की दिव्य कलाकृति कहां से मिली? क्या मैं सही देख रहा हूं? यह सच में एक शीर्ष श्रेणी की दिव्य कलाकृति है। इसकी आभा तो प्रधान सेनापति की तलवार से भी मुकाबला कर सकती है। एक शीर्ष श्रेणी की दिव्य कलाकृति होने के योग्य है। मृगेंद्र और अन्य लोग हैरान और चकित, उन्हें बेहद आश्चर्य और अप्रत्याशित महसूस हो रहा था। विक्रम सिंह, इस पंथपति को कम मत समझना। अर्जुन गंभीर रूप से दहाड़े। उनका रूप बेहद डरावना हो गया। यह सुनकर विक्रम सिंह ने अभी भी अपने चेहरे पर कोई डर नहीं दिखाया और ठंडे ढंग से हंसे। मृगेंद्र को बस एक दिव्य हथियार की कमी है। मुझे एक शीर्ष श्रेणी की दिव्य कलाकृति देने के लिए तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए, और तुम्हारा मध्य श्रेणी का दिव्य कलाकृति कवच मृगेंद्र के लिए एकदम सही होगा। कितना अनुचित! विक्रम सिंह को अभी भी इतना अहंकारी और उसे गंभीरता से न लेते हुए देखकर अर्जुन बहुत गुस्सा थे। वायु छाया तलवार तकनीक। 1000 छायाघात। एक दहाड़ के साथ अर्जुन ने अचानक अपनी तलवार तकनीक को उजागर किया। तेजी से गति कौशल के साथ विक्रम सिंह पर हमला किया। उनका तलवार इरादा बेहद जंगली था और प्रतिरोध से भरा था। अर्जुन ने जिस तलवार तकनीक का उपयोग किया था वह वायुगुण की थी, जो उनकी गति तकनीक के साथ मिलकर उनकी गति दोगुनी से भी ज्यादा बढ़ गई थी। असुर की छाया दूर से विक्रम सिंह ने अपनी चाल चली। बिना किसी हिचकिचाहट के परम असुर तलवार को बुलाकर आगे बढ़ गए। छू 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 दिन दिन दिन। अर्जुन की आकृति बिजली की लकीरों की तरह टिमटिमाती और गायब होती रही। भयानक रूप से तेज भयंकर युद्ध टकराव से चिंगारियों की बौछारें हुई। तलवार की रोशनी चमकती रही और तलवार की शक्तिशाली लहरें फैल गई। दोनों योद्धाओं की गति बेहद डरावनी थी।
नीचे के दर्शकों को गहन साधना वाले विशेषज्ञों को छोड़कर उनकी आकृतियां दिखाई नहीं दे रही थी। शक्तिशाली तलवार तकनीकें उनके सभी सार पूरी तरह से प्रदर्शित गहरी और पालौकिक थी। वास्तव में अर्जुन की ताकत गुरुदेव और देवगढ़ के सम्राट से कहीं ज्यादा थी। कम से कम वह विक्रम सिंह से लड़ सकते थे। हालांकि जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी, अर्जुन अपनी सच्ची क्षमताओं का उपयोग करते हुए भी धीरे धीरे नुकसान में आने लगे। हालांकि अर्जुन के पास एक शीर्ष श्रेणी की दिव्य कलाकृति थी। विक्रम सिंह की परम असुर तलवार कमजोर नहीं थी और उसकी तलवार तकनीकें और भी ज्यादा शक्तिशाली थी। चाहे वह ताकत हो या गति, विक्रम सिंह अर्जुन को दबा रहा था। हजार छायाघात की गति वास्तव में भयानक थी, लेकिन क्या यह तात्कालिक गति से ज्यादा भयानक हो सकती थी? विक्रम सिंह के हमले शांत और अप्रत्याशित थे, जिससे अर्जुन को अचानक पकड़ लिया गया। उनका दिमाग पूरी तरह से अव्यवस्था में था। उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि विक्रम सिंह किस दिशा से हमला करेगा। भयंकर लड़ाई के कई मिनटों के बाद उनके शरीर पर पहले ही 1 दर्जन से ज्यादा तलवार के घाव हो गए थे। अर्जुन जितना ज्यादा लड़े उतना ही ज्यादा गुस्सा हुए। उनके पूरे प्रयास व्यर्थ साबित हो रहे थे, जिसने उन्हें बेहद परेशान कर दिया। आवेशपूर्ण और खामियों से भरा, विक्रम सिंह ने ठंडे ढंग से कहा, छू 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 छन छन छन। तात्कालिक गति के लगातार उपयोग के साथ हर बार जब विक्रम सिंह दूर चले जाते, अर्जुन को एक और तलवार का घाव होता। अर्जुन के कपड़े खून से भीग गए थे। उनका रूप बेहद दयनीय था। विक्रम सिंह, तुम्हारे पास यह कौन सी गति तकनीक है? अर्जुन ने एक भयंकर अभिव्यक्ति के साथ पूछा। अगर वह हैरान करने वाली गति तकनीक नहीं होती जो उसे बचाव करने में असंभव बना देती, तो अर्जुन इतनी दयनीय स्थिति में नहीं होते। एक मरते हुए आदमी को इतने सारे सवाल क्यों पूछने हैं? विक्रम सिंह ने ठंडे ढंग से कहा, मरता हुआ आदमी हूं। वो तुम हो जो मरने वाला है। अर्जुन ने गुस्से से चिल्लाया। अपने शरीर में बची हुई सारी आंतरिक शक्ति को इकट्ठा किया और एक भयंकर दहाड़ के साथ वायु छाया तलवार तकनीक, वायुदेव की तलवार, लंबी तलवार शानदार हरे रंग की रोशनी में फट गई, जो जबरदस्त तलवार इरादे से भरी हुई थी। तलवार की आभा की भयानक शक्ति ने हर किसी को सांस रोक लेने पर मजबूर कर दिया। फट! इसके बाद अर्जुन ने अचानक लंबी तलवार पर अपने प्राणों का एक भूत फूंका, जिसने मानो उत्तेजक पदार्थ के साथ उसकी शक्ति को आसमान छूने दिया और भी ज्यादा भयानक हो गई। प्राणशक्ति महर्षि और भी ज्यादा डर गए, क्योंकि अर्जुन ने विक्रम सिंह से निपटने के लिए वास्तव में अपनी प्राणशक्ति का उपयोग किया था। छू! अर्जुन ने अपनी लंबी तलवार घुमाई और एक विशाल तलवार की आभासियों मीटर बड़ी बिजली की तरह निकली, जिसे कोई रोक नहीं सकता था। प्राणशक्ति का क्या फायदा है? विक्रम सिंह ने तिरस्कार पूर्वक उपहास किया। परम देह के दूसरे चरण की शक्ति सक्रिय हो गई। विक्रम सिंह के शरीर पर सुनहरी रोशनी छिन्न भिन्न हो गई। उसकी जगह खून की रोशनी ने ले ली और उसके पूरे शरीर से एक अजीबोगरीब खून की आभा उठी। विक्रम सिंह के भीतर से एक बेहद भयानक शक्ति फूट पड़ी। हवा हिंसक रूप से कांपने लगी, मानो उथल पुथल वाली लहरें चल रही हो। मोहक विनाश तलवार तकनीक, 9वें स्वर्ग का मोहक विनाश परम असुर तलवार हवा में मंडरा रही थी। विक्रम सिंह के पैरों के नीचे खून की रोशनी वाली एक व्यवस्था उभर रही थी। तैरते हुए सूत्र भी खून की रोशनी से चमक रहे थे। शानदार खून की रोशनी व्यवस्था से फूट पड़ी, आसमान में ऊपर जा रही थी। छू! हम एक विशाल खून के रंग की तलवार की आभा पहाड़ों को गिराने और पेड़ों को उखाड़ने में सक्षम एक शक्ति को ले लिए हुए बाहर निकली, जो धरती को हिला देने वाली थी, मानो हवा को 2 हिस्सों में बांट रही हो। धमाका! फट! एक ही पल में दोनों तलवार की आभाएं टकरा गई, जिसमें विनाशकारी ऊर्जा बिखर गई। अर्जुन ने ताजा खून का एक भूत थूका और उनकी हरी तलवार की आभा तुरंत 2 हिस्सों में बढ़ गई। विरोध करने में शक्तिहीन खून के रंग की तलवार की आभा अर्जुन की ओर एक भयानक गति से बढ़ती रही, जिससे वह लाचार हो गए। उनका चेहरा निराशा और डर से भर गया था। इस मेघवाहन पंथ भयभीत था। हर कोई डर से इतना कांप रहा था कि गिरने वाला था। यह असंभव है, अर्जुन ने कांपते हुए कहा। दहाड़ हम खून के रंग की तलवार की आभा एक चमक में आ गई। बेरहमी से अर्जुन से टकराई, एक कान बहरा कर देने वाले विस्फोट के साथ तलवार की आभा की भयानक लहरें अर्जुन को निगल गई। उस पल में अर्जुन खून के कोहरे में उड़ गए, पूरी तरह से मिटा दिए गए। जो ऊर्जा की लहरें आसमान में फैल गई थी, उन्होंने मेघवाहन पंथ के महल को ढक लिया था। हालांकि भयानक ऊर्जा की लहरों के भीतर अर्जुन की उपस्थिति गायब हो गई थी, पूरी तरह से गायब हो गई थी। अर्जुन का सर्वनाश हो गया था। पंथ पंथपति महामर्षि कांपने लगे।
वह अब अर्जुन की उपस्थिति को महसूस नहीं कर पा रहे थे और उनके दिल में दुख की एक लहर उमड़ पड़ी। लड़ाई खत्म हो गई थी। मेघवाहन पंत शांत हो गया था। आसमान में ऊर्जा की लहरें भी बिखर गई थी और हर किसी की नजर ऊपर की ओर थी। उनके ऊपर विक्रम सिंह के अलावा कोई और नहीं था। पंथप्ती कहाँ है? पंथप्ती मर गए। हम पंथप्ती की उपस्थिति को महसूस नहीं कर सकते। मेघवाहन पंत के उच्च अधिकारियों की अभिव्यक्ति नाटकीय रूप से बदल गई। उन सब ने परिणाम का अंदाजा लगा लिया था, जबकि शिष्य बेहद डर गए थे। दिन एक लंबी तलवार मैदान पर गिरी। जमीन में घुसकर एक तेज आवाज करती हुई यह तलवार अर्जुन की उत्कृष्ट दिव्य कलाकृति के अलावा और कोई नहीं थी। विक्रम सिंह ने परम देह के दूसरे चरण की शक्ति को सक्रिय किया था और उस पल में विक्रम सिंह की युद्ध क्षमता पहले ही साधक स्तर के पहले चरण को पार कर गई थी, जिससे अर्जुन को मारना आसान हो गया था। विक्रम सिंह धीरे धीरे उतरे और अपने हाथ के झटके से अर्जुन की तलवार मृगंध की ओर उड़ गई और उन्होंने कहा, यह तलवार अब से तुम्हारी है। धन्यवाद। अध्यक्ष मृग ने उनका धन्यवाद किया। उनका दिल जंगली खुशी से भर गया। ऐसा दिव्य हथियार कुछ ऐसा था जिसे पाने का वह सपना देखते थे। अरुणोदय ने एक गहरी सांस ली और कहा, प्रधान सेनापति, अभी अभी का वह तलवार का वार सच में भयानक था। अर्जुन राख और धुएं में बदल गए हैं। वो वार शायद साधक स्तर के दूसरे चरण से मुकाबला कर सकता था। ऐना, परम देह के दूसरे चरण से भयानक शक्ति का उमड़ना बहुत डरावना है। माधव ने अपनी भय से कुड़ी। वह तुरंत परम देह के दूसरे चरण में पहुंचना चाहते थे। विक्रम सिंह को एक ही तलवार के वार से एक साधक स्तर के शक्तिशाली योद्धा को राख और धुएं में बदलते हुए देखकर ऐसी जबरदस्त ताकत पर विश्वास करना सचमुच मुश्किल था। एक ही तलवार से साधक स्तर को मारना वो कितना भयानक रूप से शक्तिशाली होना चाहिए। मेघवाहन पंत पहले ही अपनी बुद्धिमत्ता से बाहर डर गया था। उनके चेहरों पर डर लिखा था। शरीर पत्थर की तरह मोशनलेस थे। साधक स्तर के शक्तिशाली योद्धा उनके लिए अपराजय थे, लेकिन विक्रम सिंह के सामने वह सिर्फ एक तुच्छ चीज थे। कोई भी विश्वास नहीं करना चाहता था कि विक्रम सिंह शिष्य स्तर के 9वें चरण में अर्जुन को कुचलने की शक्ति रखता था। पंथप्ती सच में मर गए। महामहर्षि, हमें क्या करना चाहिए? पंथप्ती उनकी बराबरी के नहीं थे। पंथप्ती के मरने के साथ मेघवाहन पंत भी खत्म हो गया। विक्रम सिंह के सामने कौन खड़ा हो सकता है? मेघवाहन पंत के शिष्य डर के साथ विक्रम सिंह को देख रहे थे। उनके चेहरे कागज की तरह पीले थे। उनका दिमाग खाली और लाचार था। अर्जुन की तलवार पहले ही साबित कर चुकी थी कि वह विक्रम सिंह द्वारा मारे गए थे, राख और धुएं में मिटा दिए गए थे। मेघवाहन पंत के महर्षियों के चेहरे बेहद कुरूप थे। उनमें से किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि अंतिम पल में विक्रम सिंह अभी भी अपनी युद्ध क्षमता को बढ़ा पाएगा और एक तलवार के वार से अर्जुन को मार डालेगा। महामहर्षि, लड़ने का आदेश दें। भले ही हम मर जाए, हमें उन्हें कीमत चुकानी होगी। एक उच्च पदस्थ अधिकारी ने गुस्से से चिल्लाया। यही सही है, चलो उनसे लड़ते हैं। दूसरे उच्च पदस्थ अधिकारियों ने सहमति में दहाड़ा। उनका हत्या का इरादा आसमान तक पहुंच गया। अरुणोदय ने तिरस्कार पूर्वक उपहास किया। लड़ना हम संख्या जरूरी नहीं कि जीत की ओर ले जाए। यह मेघवाहन पंत के शिष्य सोचते हैं कि वह हमसे मौत तक लड़ सकते हैं। कितने भ्रमित हैं। साहू ने ठंडे धन से मजाक उड़ाया। वह मेघवाहन पंत के कई शिष्यों को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं ले रहे थे। हालांकि मेघवाहन पंत में 10,000 शिष्य होने का दावा था। उनमें से अधिकांश वायु शुद्धिकरण स्तर और रूपांतरण स्तर पर थे, ताकत में दयनीय रूप से कमजोर। मेघवाहन पंत के महामहर्षि का चेहरा इंक्रीसिंगली अनसाइटली हो गया क्योंकि उन्होंने विक्रम सिंह को घूरा। उनका शरीर हिंसक रूप से कांप रहा था क्योंकि उन्होंने चिल्लाया, मारो। गुंजन गुंजन शिष्य स्तर के 9वें चरण की भयानक शक्ति पूरी तरह से सक्रिय हो गई और महामहर्षि अब और सहन नहीं कर सकते थे। मेघवाहन पंत के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। मेघवाहन पंत का सर्वनाश करने का विक्रम सिंह का फैसला नहीं बदलेगा। मेघवाहन पंत के महामहर्षि खड़े रहकर मारे जाने के बजाय युद्ध में मरना पसंद करते थे। आज या तो विक्रम सिंह मरेगा या मेघवाहन पंत का नाश होगा। अरुणोदय और अन्य लोग विक्रम सिंह के आदेश का इंतजार कर रहे थे। एक बार आदेश दे दिया गया तो छाया अश्वदल और कृष्णध्वज सेना हमला करने में हिचकिचाएंगे नहीं। विक्रम सिंह, तुम्हारा जीवन फौफट है। महामहर्षि ने गुस्से से दहाड़ा। 2 महर्षियों और मेघवाहन पंत के 6 उच्च पदस्थ अधिकारियों के साथ मिलकर सभी एक साथ विक्रम सिंह पर हमला कर रहे थे। मेघवाहन पंत का सर्वनाश करो।
9 पास आ रहे उच्च पदस्थ अधिकारियों पर एक ठंडी नजर के साथ विक्रम सिंह ने ठंडे धन से आदेश दिया। अर्जुन को मारने के बाद भी वह मेघवाहन पंत को बख्शेंगे नहीं। मेघवाहन पंत का सर्वनाश करो। अरुणोदय और साहू ने हिंसक रूप से दहाड़ा। नेताओं के रूप में वह सबसे पहले आगे बढ़े। उसके बाद स्वांग कर रहे सैनिकों ने वही युद्ध घोष दहाड़ा। मोमेंटम धरती को हिला देने वाला था। हत्या की भयानक आभा जंगली ढंग से फैली। मैदान के हर कोने को ढकते हुए कम साधना वाले शिष्य अपनी बुद्धिमत्ता से डर गए। उन्हें ऐसा महसूस हुआ मानो एक बड़ा पहाड़ उन पर दबाव डाल रहा हो। वह मुश्किल से सांस ले पा रहे थे। हम भी लड़ाई में शामिल हो रहे हैं, मृगंध ने ठंडे ढंग से चिल्लाया। उत्कृष्ट दिव्य कलाकृति को पकड़े हुए वह आगे बढ़ गए। अखंड ने गंभीर रूप से कहा, मैं मेघवाहन पंत के शीर्ष शिष्य को लूंगा। माधव, मृदुला, अग्निदेव और अग्निसेन भी लड़ाई में शामिल हो गए। छू छू छू, धमाका धमाका धमाका, हिस हिस हिस। अरुणोदय और अराजकता देवता के नेतृत्व में सैकड़ों अभिजात सैनिकों ने एक बेरहम और ठंडे खून वाले नरसंहार को अंजाम दिया। अपनी भयानक गति तकनीकों का उपयोग करके जो उन्हें तुरंत चलने की अनुमति देती थी, उन्होंने यमदूतों की तरह मेघवाहन पंत के शिष्यों के जीवन को काटा। जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, मेघवाहन पंत के शिष्यों को बड़ी संख्या में मौतें और चोटें आई। विक्रम भाई, महामहर्षि को तुम्हारे लिए छोड़ दो और बाकी सब मेरे लिए। नेहा बाहर उड़ गई। जैसे ही उन्होंने अपनी आंतरिक शक्ति को सक्रिय किया, ऐसा करते हुए विक्रम सिंह पर हंसती रही। एक ही तलवार के वार से विक्रम सिंह ने एक साधक स्तर के शक्तिशाली योद्धा को मिटा दिया। महामहर्षि सहित 9 लोग इतनी भयानक और जबरदस्त शक्ति को कैसे संभाल सकते थे? 9 लोगों का एक साथ आना निसंदेह एक आत्महत्या मिशन था। बेशक अगर वह कोई चाल नहीं चलते तो भी मर जाते। मौत को न्योता देना। विक्रम सिंह के होठों के कोने एक ठंडी मुस्कान में मुड़ गए। परम असुर तलवार को पकड़े हुए उन्होंने जमीन पर कदम रखा और एक सुनहरी किरण की तरह बाहर निकल गए। हिस हिस हिस, कुछ तलवार की रोशनी टिमटिमाई और खून के छींटे उड़ने के साथ कई उच्च पदस्थ सदस्य तुरंत मर गए। उन्हें यह भी नहीं पता था कि उनकी मौत कैसे हुई। हिस, विक्रम सिंह एक बार फिर चमके। परम असुर तलवार ने कोई दया नहीं दिखाई, क्योंकि मेघवाहन पंथ के दूसरे महर्षि और तीसरे महर्षि तुरंत मारे गए। अपने पंथ के शीर्ष पदों को एक के बाद एक मारे जाते हुए देखकर शिष्य निराशा में गिर गए। डर से वह अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। बिना किसी दिशा के बस मेघवाहन पंथ से भागने की उम्मीद में चीखें, मदद के लिए गुहारें और आतंक की आवाजों ने पूरे मेघवाहन पंथ को भर दिया। अफसोस की बात है, कोई भी बच नहीं सका। छाया अश्वदल और कृष्णध्वज सेना हत्या की मशीनें थी। हर दुश्मन को ये समझने के लिए बहुत भयानक थी। इस पल में विक्रम सिंह की परम असुर तलवार की नोक पहले ही महामहर्षि के दिल में थी। महामहर्षि का चेहरा आतंक से भरा था। उनकी भर पर पसीना था। विक्रम सिंह, अगर तुम्हें मारना है तो मार दो। यह बूढ़ा आदमी बस तुमसे मेघवाहन पंथ के शिष्यों को बख्शने की भीख मांगता है। महामहर्षि ने अपने दिल में डर के बावजूद विनती की। तुम्हें मुझसे मोल भाव करने का कोई अधिकार नहीं है। विक्रम सिंह ने ठंडे ढंग से जवाब दिया, क्योंकि उन्होंने बिना हिचकिचाहट के परम असुर तलवार को महामहर्षि के दिल में छेद दिया। तुम महामहर्षि की अभिव्यक्ति नाटकीय रूप से बदल गई। वह विक्रम सिंह की ओर आतंक में इशारा कर रहे थे। महामहर्षि अपने अंतिम स्तंभ के गिरने के साथ मेघवाहन पंथ के मजबूत शिष्य अब और पकड़ नहीं सके। विक्रम सिंह ने परम असुर तलवार वापस खींच ली और महामहर्षि हमेशा के लिए गिर गए। मेघवाहन पंथ का एक अंतिम स्तंभ रह गया। अपनी अंतिम सांसों में कोई सोच सकता है कि उनके दिलों में कोई पछतावा था या नहीं। सब कुछ मानवीय लालच से उपजा था। इच्छाएं कभी संतुष्ट नहीं होती और इन्हीं इच्छाओं के कारण वीर पंथ का अंत हुआ और अब मेघवाहन पंथ भी नष्ट होने वाला था। विक्रम सिंह ने अपनी तलवार से खून झाड़ा। उनकी आवाज ठंडी और बेरहम थी। किसी को मत बख्शो। हाँ, सैनिकों ने आज्ञाकारी ढंग से दहाड़ा। उनका नरसंहार उन्हें खून से लथपथ कर रहा था। मेघवाहन पंथ के शिष्य आतंक और निराशा में पकड़े गए। छाया अश्वदल और कृष्णध्वज सेना की भयानक शक्ति से इतने डरे हुए थे कि उन्होंने विरोध करने के बारे में भी नहीं सोचा। जो मौत तक लड़े उन्हें छोड़कर बाकी शिष्य या तो भागने की कोशिश करते रहे या आज्ञा की भीख मांगने के लिए घुटने टेक दिए। 10 मिनट से कुछ ज्यादा समय में मेघवाहन पंथ के हजारों शिष्य मारे गए और मरने वालों की संख्या एक भयानक गति से बढ़ रही थी। अर्जुन और अन्य उच्च पदस्थ सदस्यों की मौत के साथ बाकी लोगों के पास विरोध करने का कोई मौका नहीं था। 1 घंटे बाद पंथ के भीतर हर कोई मर चुका था और मेघवाहन पंथ मिटा दिया गया था। मेघवाहन पंथ के मैदान लाशों से बिखरे हुए थे।
खून नदियों की तरह बह रहा था। खून की भारी बदबू ने पूरे महल को ढक लिया था। दृश्य अविश्वसनीय रूप से भयानक और सामना करने में मुश्किल था, पूरी तरह से डरावना। अगर कोई इस समय मेघवाहन पंत के पास होता और दृश्य को देखता तो वह पूरी तरह से डर जाता। प्रधान सेनापति को रिपोर्टिंग, मेघवाहन पंत के सभी सदस्य मर गए हैं, एक भी जीवित नहीं बचा। अरुणोदय ने सम्मानपूर्वक रिपोर्ट किया। विक्रम सिंह मुस्कुराए और कहा, बहुत बढ़िया। वीरपंत और मेघवाहन पंत दोनों का सर्वनाश हो गया है। एक बार जब मेघवाहन पंत के विनाश की खबर फैल जाएगी तो 4 महान साम्राज्यों को नौतों वाली ब्रह्मांड मीनार की लालसा करने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए। विक्रम भाई, सूर्यदेव पंत का क्या? माधव ने कहा, सूर्यदेव पंत ने सबसे पहले हमला किया था, बेशक हम उन्हें नहीं छोड़ सकते, मृगंध ने ठंडे ढंग से घोषित किया। अखंड ने गंभीरता से कहा, सूर्यदेव पंत की ताकत जबरदस्त है। यह संभव है कि हमारी मौजूदा ताकत के साथ हम उनसे लड़ने में संघर्ष करेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण बात, जलपुरी साम्राज्य का सम्राट हमें सूर्यदेव पंत से लड़ते हुए कभी भी खड़े रहकर नहीं देखेगा। सूर्यदेव पंत की ताकत वास्तव में भयानक है। विक्रम भाई को उन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए। नेहा ने कहा। विक्रम सिंह ने सिर हिलाया और जवाब दिया, सूर्यदेव पंत की शक्ति वास्तव में जबरदस्त है और सम्राट ने हमेशा मुझे जलपुरी के सम्राट से सावधान रहने की चेतावनी दी है, फिर भी उसने कोई चाल नहीं चली है। मेरे पिता इतनी देर से बिना किसी खबर के गायब है और जरा भी सुराग नहीं है। लगता है कि यह या तो जलपुरी साम्राज्य या सूर्यदेव पंत है। विक्रम सिंह ने ठंडे धन से अनुमान लगाया। उसकी नजर एक डरावनी ठंडक से टिमटिमा रही थी। वीरपंत और मेघवाहन पंत का मिटाना का मतलब था कि अग्निसेमन को उनके द्वारा अपहरण नहीं किया गया था, अन्यथा उन्होंने अब तक उसे धमकी के रूप में इस्तेमाल किया होता। देवगढ़ साम्राज्य और लुप्त साम्राज्य निश्चित रूप से इसमें शामिल नहीं थे, वरना वह विक्रम सिंह से नहीं डरते, और पवन अग्निपथन तो और भी कम। यह केवल जलपुरी साम्राज्य और सूर्यदेव पंत की विशाल शक्ति को छोड़ देता है। प्रधान सेनापति को उन पर शक है। अखंड ने अपनी भौं को सिकुड़कर पूछा, अगर यह सच में वैसा ही था जैसा विक्रम सिंह ने सुझाया तो स्थिति वास्तव में मुश्किल थी। विक्रम सिंह ने सिर हिलाया और कहा, मैं निश्चित नहीं हो सकता, यह सिर्फ एक अनुमान है। चलो चले। जाने से पहले सैनिकों ने बहुत सारे खजाने ले लिए और मेघवाहन पंत के दर्जनों शानदार महलों को नष्ट कर दिया, उन्हें मलबे में बदल दिया। देवगढ़ साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली पंथ मेघवाहन पंथ गिर गया था। हुन संप्रदाय का नामो निशान मिट चुका था और इस बात से तंबू साम्राज्य पूरी तरह से अनजान था। यह रहस्य तभी उजागर हुआ जब विक्रम सिंह अपनी नवभया सेना और काली पका टुकड़ी के साथ वापस ज्वालापुर साम्राज्य पहुंचे। लोगों ने देखा कि हुवान्यून संप्रदाय को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया था, एक भी व्यक्ति जीवित नहीं बचा। यह खबर जंगल की आग की तरह फैली और त्यानवू साम्राज्य के हर एक बल को हिलाकर रख दिया। एक ही रात में त्यानवू साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली संप्रदाय खामोशी से खत्म हो गया था। हालांकि साम्राज्य के सभी लोग तुरंत यह समझ गए कि इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है। यह काम विक्रम सिंह के अलावा और किसी का नहीं हो सकता था। हुन यूनन संप्रदाय ने नवलय कुमकुम मीनार को लेकर विक्रम सिंह से दुश्मनी मोल ली थी और लोगों को उनके खिलाफ भेजा था। इससे पहले विक्रम सिंह ने जिया नक्षत्र संप्रदाय को खत्म किया था और अब हुआ संप्रदाय का भी वही हाल हुआ था। यह स्वाभाविक था कि सभी ने विक्रम सिंह को ही इसका जिम्मेदार ठहराया। सुना है हुनयन संप्रदाय खत्म हो गया, यह विक्रम सिंह ने किया है, एक व्यक्ति ने कहा। हाँ, हुन यूनन संप्रदाय के विनाश का पता तो कुछ दिनों बाद चला। विक्रम सिंह की शक्ति भयावह है, यहां तक कि सम्राट भी उनके मामलों में दखल नहीं देते। हुन यूनन संप्रदाय ने उनसे दुश्मनी मोल ली तो उनका यह हाल होना स्वाभाविक ही था। त्यानवू साम्राज्य के अनगिनत योद्धा विक्रम सिंह द्वारा हुआ न्यून संप्रदाय के विनाश की चर्चा कर रहे थे। उन्हें यह नहीं पता था कि विक्रम सिंह ने अकेले ही त्यानवू साम्राज्य के कई बड़े योद्धाओं और दिव्य सैनिकों का सामना किया था और अपनी जबरदस्त शक्ति से शाही परिवार को भी मजबूर कर दिया था। अगर त्यानवू साम्राज्य के लोगों को यह पता चलता कि विक्रम सिंह ने अकेले पूरे राष्ट्र का सामना किया था तो शायद वे डर के मारे मर ही जाते। निश्चित रूप से शाही परिवार इतनी शर्मनाक बात बाहर क्यों आने देता। कुछ दिनों बाद होन संप्रदाय के विनाश की खबर त्यानवू साम्राज्य से अन्य राज्यों में भी फैल गई। यह चौंकाने वाली खबर बाकी 3 महान साम्राज्यों पर एक बम की तरह गिरी। तीनों महान साम्राज्यों के हर छोटे बड़े बल और कई शीर्ष योद्धा चकित थे। पहले जिया नक्षत्र संप्रदाय, फिर हुन संप्रदाय। शायद अगला लक्ष्यवाद प्रलय संप्रदाय या महाशून्य संप्रदाय होगा। जैसे ही हुवान्य संप्रदाय को विक्रम सिंह ने खत्म किया,
सभी लोग अनुमान लगाने लगे कि अगला कौन होगा और कई लोगों ने इस पर शर्त भी लगाए। वात प्रलय संप्रदाय पहले ही विक्रम सिंह के सामने समर्पण कर चुका था, तो अगला लक्ष्य महाशून्य संप्रदाय ही था। हालांकि विक्रम सिंह के पास अभी महाशून्य संप्रदाय का सामना करने के लिए पर्याप्त बल नहीं था, पर महाशून्य संप्रदाय के साथ एक लड़ाई अनिवार्य थी। देर सवेर हुनयन संप्रदाय के विनाश के बारे में जानकर त्यांबू सम्राट अत्यधिक हैरान थे। यहां तक कि वकन की भी विक्रम सिंह के हाथों मृत्यु हो गई थी और उन्होंने राहत की सांस ली कि विक्रम सिंह ने त्यांबू शाही परिवार पर हमला नहीं किया था, नहीं तो शाही परिवार का भी वही हाल होता। अगर विक्रम सिंह सच में हमला करते तो त्यांबू सम्राट और अन्य शाही योद्धाओं की मृत्यु निश्चित थी। अगर विक्रम सिंह शाही परिवार को खत्म कर देते और फिर हुन संप्रदाय को भी नष्ट कर देते तो क्या त्यांबू साम्राज्य विक्रम सिंह का साम्राज्य नहीं बन जाता? जितना ज्यादा त्यांबू सम्राट इसके बारे में सोचते उतना ही ज्यादा भयभीत होते। अल्पविराम महाशून्य संप्रदाय के विशाल कक्ष में विक्रम सिंह ने हुनयन संप्रदाय को नष्ट कर दिया। और हम अगले हो सकते हैं। यह युवक दुश्मनी को बहुत गंभीरता से लेता है। एक बुजुर्ग ने गंभीर स्वर में कहा, उनकी भौं में चिंता की एक रेखा थी। एक और बुजुर्ग ने गुस्से में कहा, विक्रम सिंह ने हुआ न्यून संप्रदाय से पहले जिया नक्षत्र संप्रदाय को खत्म किया था, निसंदेह महाशून्य संप्रदाय को डराने के लिए। क्या वह सच में सोचता है कि हम उससे डरेंगे? यह मानना होगा कि विक्रम सिंह की शक्ति भयावह है। वह बालिंद और वकन को मार पाए, जिसका मतलब है कि उनकी शक्ति प्रथम स्तरीय योगीराज या शायद द्वितीय स्तरीय योगीराज के बराबर है। नहीं तो वह इतना उद्ध कैसे हो पाते? संप्रदाय के स्वामी ने अपनी भें सिकुड़ते हुए कहा। संप्रदाय के स्वामी के शब्दों को सुनकर कक्ष में सभी के चेहरे थोड़े बदल गए। द्वितीय स्तरीय योगीराज के बराबर शक्ति? क्या इसका मतलब यह नहीं था कि विक्रम सिंह महाशून्य संप्रदाय के स्वामी का सामना करने में सक्षम थे? महाशून्य संप्रदाय के स्वामी ने भी अपनी भय हल्की सी सिकुड़ी और कहा, विक्रम सिंह की शक्ति में बहुत सुधार हुआ होगा। यह युवक वास्तव में उल्लेखनीय है। अगर बालिंद को मारना विक्रम सिंह की सिर्फ किस्मत थी तो वकन को मारना ऐसा नहीं कहा जा सकता था। दो योगीराज योद्धाओं की विक्रम सिंह के हाथों मृत्यु के बाद महाशून्य संप्रदाय के स्वामी उन्हें हल्के में नहीं ले सकते थे। संप्रदाय स्वामी विक्रम सिंह के आने का इंतजार करने के बजाय हमें ही हमला करना चाहिए, ताकि हम उस लड़के को साधना करने का पर्याप्त समय ना दें। साम्राज्य अब तक खामोश रहा है। अगर हम इस बच्चे को और शक्तिशाली होने देते हैं तो बाद में उसे मारना मुश्किल हो जाएगा। तीसरे बुजुर्ग ने सुझाव दिया। उनकी बूढ़ी आंखों में एक क्रूर नजर थी। महाशून्य संप्रदाय के स्वामी की भें और गहरी हो गई। तीसरे बुजुर्ग के शब्दों में तर्क था। विक्रम सिंह ज्वालापुर साम्राज्य के शीर्ष प्रतिभा के रूप में साधना की एक अद्भुत गति रखते थे। अगर वे अब नहीं करते तो एक बार जब विक्रम सिंह और शक्तिशाली हो जाते तो कोई भी उनसे निपट नहीं पाता। अगर विक्रम सिंह योगी राज स्तर पर पहुंच जाते तो चार महान साम्राज्यों में कोई भी उनके खिलाफ खड़ा नहीं हो पाता। एक ऐसी बात जिसे महाशून्य संप्रदाय के स्वामी अनदेखा नहीं कर सकते थे। एक पल रुकने के बाद तीसरे बुजुर्ग ने आगे कहा, संप्रदाय स्वामी विक्रम सिंह की पहचान को मत भूलिए। वह एक पांचव दर्जे के विचार निर्माण उपकरण परिष्कारक हैं, जो किसी भी समय आध्यात्मिक उपकरणों का परिष्कार कर सकते हैं, और वह मेघराष्ट्र के भी अधिपति हैं। हम जितनी जल्दी उससे छुटकारा पाएं उतना ही बेहतर होगा। विक्रम सिंह महाशून्य संप्रदाय के स्वामी की आंखों में एक ठंडी हत्यारी मंशा चमक उठी। संप्रदाय स्वामी, मैं ज्येष्ठ बुजुर्ग के साथ विक्रम सिंह की शक्ति का परीक्षण करूंगा। अगर हमें मौका मिलता है तो हम उसे जरूर मार देंगे। संरक्षक ने स्वेच्छा से कहा। उनके शब्दों में आत्मविश्वास स्पष्ट था। विक्रम सिंह के पास प्रथम स्तरीय योगीराज को मारने की भयावह शक्ति होने के बावजूद महाशून्य संप्रदाय का संरक्षक इतना आत्मविश्वास से भरा था। क्या ऐसा इसलिए था कि वह भी योगीराज स्तर की शक्ति रखता था? उसे हल्के में मत लेना। महाशून्य संप्रदाय के स्वामी ने सिर हिलाया और कठोरता से कहा, नीरेंद्र अभी तक नहीं आया है। शायद वह सबसे अच्छे मौके का इंतजार कर रहा है। महाशून्य संप्रदाय और विक्रम सिंह के बीच की लड़ाई उसके लिए सही मौका होगा। जलचंद सम्राट हमेशा विक्रम सिंह के विकास को लेकर चिंतित थे। डरते थे कि कहीं यह जलचंद साम्राज्य के लिए खतरा ना बन जाए, और वह बहुत समय से विक्रम सिंह को खत्म करके नवलय कुमकुम मीनार को लेना चाहते थे। पिछली बार ज्वालापुर साम्राज्य से लौटने के बाद जलचंद सम्राट ने विक्रम सिंह को जल्द से जल्द मारने का आदेश दिया था, लेकिन अब तक चुप्पी थी।
यह पता नहीं था कि वह विक्रम सिंह से डरे थे या कोई और कारण था। संरक्षक ने गहरी आवाज में कहा, चाहे जो भी हो विक्रम सिंह को मरना ही होगा। अल्पविराम जलचंद साम्राज्य का शाही महल विक्रम सिंह द्वारा हुआ न्यून संप्रदाय के विनाश की खबर नीरेंद्र के कानों तक पहुंच चुकी थी। नीरेंद्र हैरान था, बस हैरान। महल के भीतर कई अधिकारी हक्के बक्के खड़े थे। उनके चेहरे डर से भरे थे। विक्रम सिंह ने क्या उसने एक और योगीराज को मार डाला? विशाल कक्ष में नीरज की आंखें हैरानी से चौड़ी थी और मुंह खुला हुआ था। नीरज ने सिर हिलाया और कहा, विक्रम सिंह की शक्ति आखिर किस स्तर तक पहुंच गई है? मुझे डर है कि वह पहले ही अष्ट स्तरीय ऊर्जाधार स्तर को पार कर चुके हैं। हुन संप्रदाय और जिया नक्षत्र संप्रदाय की शक्ति समान है और अगर विक्रम सिंह जियांग क्षेत्र संप्रदाय को खत्म कर सकते थे तो स्वाभाविक रूप से वह हुवान्य संप्रदाय को भी नष्ट कर सकते थे। राजगुरु ने गंभीरता से कहा, पहले जिया नक्षत्र संप्रदाय, फिर हुन संप्रदाय और आखिरी हमारे साम्राज्य का महाशून्य संप्रदाय होगा। मुझे आश्चर्य है कि वह बच्चा विक्रम सिंह महाशून्य संप्रदाय से कब निपटेगा? नीरेंद्र ने गुस्से से कहा, महाशून्य संप्रदाय हमारे साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली संप्रदाय है। हम कैसे विक्रम सिंह को इसे नष्ट करने देंगे? महासेनापति ने गुस्से में कहा। नीरेंद्र ने आदेश दिया, महासेनापति तुरंत महाशून्य संप्रदाय जाओ। मेरा शाही आदेश पहुंचाओ। महाशून्य संप्रदाय के स्वामी से कहो कि महल में आए। कहो कि मुझे महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करनी है। जी महाराज, महासेनापति ने सम्मानपूर्वक कहा। आदेश स्वीकार करते हुए अल्पविराम राष्ट्रों में मची हलचल और सनसनी के बीच एक और धरती हिला देने वाली खबर एक बार फिर से चारों महान साम्राज्यों में फैल गई। खबर में कहा गया था कि अगला बल जिसे विक्रम सिंह खत्म करने वाले थे वह महाशून्य संप्रदाय था। यह खबर बिल्कुल सच्ची थी। यह अतुल्य नगर में विक्रम परिवार से आई थी। कहा जाता था कि इसे विक्रम सिंह ने खुद कहा था। खबर फैलने के बाद सभी देश हिल गए और सभी बल बड़े और छोटे अत्यधिक हैरान थे। विक्रम सिंह ने अभी अभी हुआ न्यून संप्रदाय को खत्म किया था और अब उत्कंठा से दावा कर रहे थे कि अगला बल जिसे वह खत्म करेंगे वह महाशून्य संप्रदाय था। महाशून्य संप्रदाय जलचंद साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली संप्रदाय था। उसके स्वामी पहले ही द्वितीय स्तरीय योगीराज तक पहुंच चुके थे। एक भयावह शक्ति रखते थे और महाशून्य संप्रदाय को चारों महान साम्राज्यों में सबसे शक्तिशाली माना जाता था, जिसके खिलाफ कोई और बल नहीं खड़ा हो सकता था। इसलिए विभिन्न देशों के बड़े बलों के महान योद्धाओं ने महसूस किया कि विक्रम सिंह बहुत उच्च थे, बहुत ही लापरवाही से भरे थे। वह महाशून्य संप्रदाय को भी अपनी आंखों में कुछ नहीं मानते थे। जब महाशून्य संप्रदाय को यह खबर मिली तो उसके शीर्ष अधिकारी बिजली की तरह भड़क उठे और संप्रदाय के भीतर के शिष्य गुस्से से लाल हो गए। सभी विक्रम सिंह को मारने की बात कर रहे थे। विक्रम सिंह और महाशून्य संप्रदाय के बीच का संघर्ष अदृश्य रूप से और भी बदतर हो गया था। कुछ समय के लिए चारों महान साम्राज्यों के सभी छोटे बड़े बल अनुमान लगा रहे थे कि विक्रम सिंह महाशून्य संप्रदाय के खिलाफ कब सेना जुटाएंगे। क्या वह 1 महीने बाद ही हमला करेंगे? विक्रम सिंह के हर महीने एक बड़े बल को खत्म करने के साथ कई लोग अनुमान लगा रहे थे कि क्या वह 1 महीने बाद महाशून्य संप्रदाय पर हमला करेंगे। एक खबर ने चारों महान साम्राज्यों को हिला दिया, लगभग उन्हें पूरी तरह से उलट दिया। अल्पविराम त्यानवु साम्राज्य का शाही महल खबर मिलने पर दुर्योधन की आंखों में हैरानी थी। क्या वह बच्चा विक्रम सिंह पागल हो गया है? दुर्योधन अचानक खड़ा हो गया और कहा, महाशून्य संप्रदाय की इतनी भयावह शक्ति होने के बावजूद क्या उसे सच में इसे खत्म करने का आत्मविश्वास है? मुझे नहीं पता कि स्वामी को आत्मविश्वास है या नहीं, लेकिन जलचंद सम्राट निश्चित रूप से इस अवसर का उपयोग करेंगे। मुझे चिंता इस बात की है कि जलचंद सम्राट और महाशून्य संप्रदाय के स्वामी मिलकर काम करेंगे। याज्ञसेन ने अपनी भौं को सिकुड़ते हुए कहा। सुरेंद्र ने गंभीरता से कहा, राजगुरु की बात बिल्कुल सही है। इसके अलावा हमारे स्वामी कोई मूर्ख नहीं है। वह उन मामलों के बारे में लापरवाही से नहीं बोलेंगे जिनके बारे में वह सुनिश्चित नहीं है, खासकर जब हमारे स्वामी ने यह नहीं बताया है कि वह महाशून्य संप्रदाय पर कब हमला करेंगे। महाराज को चिंता करने की जरूरत नहीं है। दुर्योधन ने अपनी चिंता व्यक्त की मुझे इस बात की चिंता नहीं है। तुरंत अतुल्य नगर के लिए रवाना हो जाओ।
मुझे चिंता है कि विक्रम सिंह खतरे में है। खतरा याज्ञसेन और अन्य लोगों के चेहरे अचानक बदल गए। दुर्योधन ने गंभीरता से कहा, यह जानकर कि दुश्मन शक्तिशाली है, क्या आप उन्हें तैयारी करने का समय देंगे? विक्रम सिंह ने महाशून्य संप्रदाय को खत्म करने की खबर फैलाई है, तो महाशून्य संप्रदाय विक्रम सिंह को साधना करने का समय क्यों देगा? महाशून्य संप्रदाय के स्वामी के अलावा और कौन सेना नायक का सामना कर सकता है? एक उच्च अधिकारी ने संदेह से पूछा। दुर्योधन का चेहरा गंभीर हो गया। अगर जलचंद साम्राज्य और महाशून्य संप्रदाय मिलकर काम करें तो क्या होगा? यह सुनकर याज्ञसेन और अन्य लोगों के चेहरे एक बार फिर बदल गए। अगर जलचंद साम्राज्य और महाशून्य संप्रदाय मिलकर काम करते तो उनकी शक्ति वास्तव में भयावह होती। याज्ञसेन, सुरेंद्र और यमराज तुरंत अतुल्य नगर के लिए निकल पड़े। जरा भी देरी करने का साहस नहीं किया। जलचंद साम्राज्य का शाही परिवार और महाशून्य संप्रदाय सामान्य परिस्थितियों में अच्छे संबंध में नहीं हो सकते, लेकिन जब किसी संकट का सामना करना होता तो वे अभी भी साम्राज्य के लोग थे। कौन जानता था कि वे मिलकर काम करेंगे या नहीं? दुर्योधन की चिंताओं के अपने कारण थे। विक्रम सिंह की शक्ति महान थी। वह प्रथम स्तरीय योगीराज को भी मार सकते थे और उनके पास एक शक्तिशाली अर्ध श्रेणी का दिव्य उपकरण था। तार्किक रूप से दुर्योधन को विक्रम सिंह की सुरक्षा के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए थी। यह सब क्या था? दुर्योधन और क्या जानते थे? इन सब से विक्रम सिंह पूरी तरह से अनजान थे। इस समय विक्रम सिंह अपनी साधना कर रहे थे, जितनी जल्दी हो सके योगीराज स्तर तक पहुंचने की उम्मीद में। एक बार जब विक्रम सिंह योगीराज स्तर पर पहुंच जाते तो वह किसी भी समय जलचंद साम्राज्य और महाशून्य संप्रदाय को चुनौती दे सकते थे। महाशून्य संप्रदाय को खत्म करना हाथ पलटने जितना आसान होता। राजकुमारी नेहा को अपनी आंखों के सामने देखकर विक्रम सिंह थोड़ा आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने यह कभी नहीं सोचा था कि नेहा उनसे मिलने आएंगी। यह जानकर कि विक्रम सिंह ताकेशी साम्राज्य के कमांडर हैं, नेहा ने भी हैरानी जताई। लेकिन अपने मन के संदेहों को दूर करते हुए नेहा ने सवाल किया, मैं तुम्हें ताकेशी साम्राज्य के कमांडर के रूप में कैसे देख सकती हूं? विक्रम सिंह ने कुछ समय के लिए संकोच किया और कहा, मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे ऐसा बना दिया। उन्होंने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्या तुम ठीक हो? तुमने मेरे लिए अपनी जान जोखिम में डालकर मुझे बचाया। मैं ठीक कैसे हो सकती हूं? नेहा ने गुस्से में कहा। इस बीच सुमित अपने दोस्त को देखने के बाद उनसे कुछ पूछना चाहते थे, लेकिन विक्रम सिंह के चेहरे पर एक कठोर भाव देखकर उन्होंने चुप रहना ही उचित समझा। नेहा की बातों को सुनकर विक्रम सिंह ने कहा, यह सिर्फ एक संयोग था, लेकिन तुम अपने साम्राज्य की एक राजकुमारी हो। तुम ऐसे बाहर कैसे आ सकती हो? नेहा ने उत्तर दिया, मुझे पता था कि तुम यहां हो, इसलिए मैं तुमसे मिलने के लिए आई हूं। विक्रम सिंह ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं कि तुम मुझसे मिलने आए हो, लेकिन मेरी मां को शायद यह पसंद नहीं आएगा कि मैं किसी राजकुमारी से बात करूं। मैं समझती हूं तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, नेहा ने कहा। उन्होंने विक्रम सिंह की ओर एक छोटी सी मुस्कान के साथ देखा और कहा, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूं, क्या मुझे कुछ नहीं चाहिए? विक्रम सिंह ने कहा। नेहा ने एक छोटे से थैले में से कुछ निकाला और कहा, यह एक विशेष प्रकार की जड़ी बूटी है जिसे मैंने अपने पिता के संग्रह से लिया है। विक्रम सिंह ने उस जड़ी बूटी को देखा और कहा, तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है। नेहा ने कहा, नहीं, मुझे लगता है कि तुम्हें इसकी जरूरत होगी। तुम्हारे पास यह नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि तुम एक दिव्य सम्राट स्तर के योद्धा हो। विक्रम सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मैं सिर्फ एक साधारण साधक स्तर का योद्धा हूं। नेहा ने भी मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें मुझे मूर्ख बनाने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि तुम एक दिव्य सम्राट स्तर के योद्धा हो और तुम्हारा नाम विक्रम सिंह है। तुम ताकेशी साम्राज्य के कमांडर हो और ताकेशी साम्राज्य के लोगों ने मुझे बताया कि तुम एक बहुत शक्तिशाली योद्धा हो। विक्रम सिंह ने कहा, तुमने मुझे जानने की कोशिश की है। मुझे नहीं लगता कि यह ठीक है। नेहा ने कहा, नहीं, यह ठीक है। मैं सिर्फ एक दोस्त के रूप में तुमसे बात करना चाहती हूं। इस बीच सुमित और उसके दोस्त विक्रम सिंह को ताकेशी साम्राज्य के कमांडर के रूप में देखकर चौंक गए। विक्रम सिंह ने कहा, तुम्हें पता है कि मैं ताकेशी साम्राज्य का कमांडर हूं और मैं तुम्हें भी जानता हूं। तुम ताकेशी साम्राज्य की राजकुमारी हो। नेहा ने कहा, हां, मैं हूं, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ एक दोस्त के रूप में देखना चाहती हूं। विक्रम सिंह ने कहा, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारी दोस्ती स्वीकार नहीं कर सकता।
नेहा ने कुछ समय के लिए अपने होठों को काट लिया और कहा, तुम मुझे स्वीकार क्यों नहीं कर सकते? विक्रम सिंह ने कहा, तुम ताकेशी साम्राज्य की एक राजकुमारी हो और मैं सिर्फ एक साधारण योद्धा हूं। हमारा कोई भविष्य नहीं है। नेहा ने कहा, मुझे भविष्य की चिंता नहीं है, मैं बस तुमसे दोस्ती करना चाहती हूं। विक्रम सिंह ने कहा, नहीं, मैं तुम्हारी दोस्ती स्वीकार नहीं कर सकता। नेहा ने कहा, तो क्या तुम मुझे वापस भेज दोगे? विक्रम सिंह ने कहा, हां, मैं तुम्हें वापस भेज दूंगा। नेहा ने कहा, तो क्या तुम मुझे कभी नहीं देखोगे? विक्रम सिंह ने कहा, नहीं। नेहा ने कुछ समय के लिए चुपचाप खड़े रहकर सोचा और कहा, ठीक है, मैं समझ गई, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं। विक्रम सिंह ने कहा, क्या? नेहा ने कहा, अगर तुम्हें किसी भी मदद की जरूरत हो तो तुम मुझसे संपर्क कर सकते हो, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूं। विक्रम सिंह ने कहा, मुझे किसी मदद की जरूरत नहीं है। नेहा ने कहा, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मैं तुम्हारी दोस्त बनूंगी, चाहे तुम स्वीकार करो या ना करो। नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुमसे फिर मिलूंगी। नेहा ने विक्रम सिंह को अपनी ओर से एक और तोहफा दिया और चली गई। विक्रम सिंह ने उस तोहफे को देखा और कहा, तुम मुझे एक तोहफा क्यों दे रही हो? नेहा ने कहा, यह मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा है। विक्रम सिंह ने उस तोहफे को स्वीकार किया और कहा, शुक्रिया। नेहा ने कहा, तो क्या तुम मुझे तुम्हारी माँ से मिलवाओगे? विक्रम सिंह ने कहा, नहीं, मुझे नहीं लगता कि यह ठीक है। नेहा ने कहा, ठीक है, मैं समझ गई। नेहा ने विक्रम सिंह को अपनी ओर से एक और तोहफा दिया और चली गई। विक्रम सिंह ने उस तोहफे को देखा और कहा, तुम मुझे एक तोहफा क्यों दे रही हो? नेहा ने कहा, यह मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा है। विक्रम सिंह ने उस तोहफे को स्वीकार किया और कहा, शुक्रिया। नेहा ने कहा, तो क्या तुम मुझे तुम्हारी माँ से मिलवाओगे? विक्रम सिंह ने कहा, नहीं, मुझे नहीं लगता कि यह ठीक है। नेहा ने कहा, ठीक है, मैं समझ गई। नेहा ने विक्रम सिंह को अपनी ओर से एक और तोहफा दिया और चली गई। विक्रम सिंह ने उस तोहफे को देखा और कहा, तुम मुझे एक तोहफा क्यों दे रही हो? नेहा ने कहा, यह मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा है। विक्रम सिंह ने उस तोहफे को स्वीकार किया और कहा, शुक्रिया। नेहा ने कहा, तो क्या तुम मुझे तुम्हारी माँ से मिलवाओगे? विक्रम सिंह ने कहा, नहीं, मुझे नहीं लगता कि यह ठीक है। नेहा ने कहा, ठीक है, मैं समझ गई। नेहा ने विक्रम सिंह को अपनी ओर से एक और तोहफा दिया और चली गई। विक्रम सिंह ने उस तोहफे को देखा और कहा, तुम मुझे एक तोहफा क्यों दे रही हो? नेहा ने कहा, यह मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा है। विक्रम सिंह ने उस तोहफे को स्वीकार किया और कहा, शुक्रिया। नेहा की शक्ति का आभास पल भर में शिष्य स्तर के 9वें चरण को पार कर गया, जो शा शंगशान से भी अधिक भयानक था। नेहा ने प्रचंड शक्ति का विस्फोट किया। उसकी आभा में क्रोध की एक हल्की सी चिंगारी थी और उसकी बर्फीली निगाहें इतनी भयावह थी कि कोई उनसे आंखें नहीं मिला सकता था। साधक स्तर का चरम शाओछान बुरी तरह चौंक गया। उसकी आंखें हैरानी से बाहर निकल आई। वह विश्वास से नेहा को देख रहा था। नेहा की साधना शा शंगशान से कहीं अधिक थी और उसकी आभा भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। उसकी शक्ति शाह शशांक को पूरी तरह बौना साबित कर रही थी। अहंकारी शाह शंगशान की साधना एक 16-17 साल की लड़की से कम थी। अब वह विक्रम के परिवार में अपनी धाक कैसे जमाता? एक पल के लिए शाह शशांक को लगा जैसे उसका चेहरा शर्म से लाल हो रहा हो। यह एक तरह से शाह शंगशान के अपने चेहरे पर खुद थप्पड़ मारने जैसा था। नेहा कौन थी? शाह शशांक को यह समझने में समय लगा कि विक्रम के परिवार में ऐसी कोई व्यक्ति मौजूद नहीं थी। यह लड़की कौन है? इतनी कम उम्र में इतनी शक्तिशाली साधना, इसकी पृष्ठभूमि जरूर असाधारण होगी। इस तरह के साधक पूरे महाद्वीप में बहुत कम है। किसी छोटे नगर राज्य में तो ऐसा असंभव है। शा शंगशान ने मन ही मन सोचा। उसे यकीन हो गया था कि नेहा विक्रम के परिवार की सदस्य नहीं थी। उसने नेहा की ओर देखते हुए पूछा, अगर तुम विक्रम के परिवार से नहीं हो तो तुम कौन हो? नेहा ने ठंडी आवाज में कहा, अगर तुम अभी नहीं जाते तो मैं तुम्हें घसीटकर बाहर निकालूंगी। तुम शाह शंगशान गुस्से से आग बबूला हो गया। उसकी मुट्ठियां कस गई। एक बच्ची ने उसे कभी इस तरह से बेइज्जत नहीं किया था।
लेकिन शाओ शशान कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहता था क्योंकि नेहा की शक्ति उससे अधिक थी। उसकी साधना के स्तर को देखकर उसके पीछे की शक्ति भी बहुत बड़ी होगी। शाओ परिवार भी उससे आसानी से दुश्मनी मोल नहीं ले सकता था। शाओ शशान मेरी मां को शाओ परिवार से पहले ही निकाल दिया गया है। अब हमारे और शाओ परिवार के बीच कोई संबंध नहीं है। इस बार मैं माफ कर देता हूं, पर दोबारा इस घर में कदम मत रखना, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा, विक्रम ने ठंडी आवाज में कहा। उसकी उग्र निगाहें शाह शंगशान पर टिकी थी। भले ही शाओ शशान रिश्ते में उसका मामा था, पर उनके बीच कोई प्रेम नहीं था। शाओ शशान ने कभी विक्रम को भांजे की तरह नहीं देखा और विक्रम भी उसे मामा नहीं मानता था। मुझे मारोगे? धत चिंगचिंग, देखो तुमने कैसा बेटा पाला है। मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारा परिवार कब तक इतराएगा। धत शाओ शशान ने गुस्से से कहा। उसकी आवाज में द्वेष था। वह मुड़ा और विक्रम के घर से चला गया। विक्रम भाई की पहचान पता करना मत भूलना, नेहा ने ठंडी आवाज में कहा। उसकी जबरदस्त आभा धीरे धीरे वापस सिमट रही थी। नेहा को सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात पर आता था जब कोई विक्रम को कम आता था, या वह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मां, जिस तरह से शाओ परिवार ने तुम्हारे साथ व्यवहार किया, तुम्हें उनसे इतनी विनम्रता क्यों दिखानी चाहिए? विक्रम ने अपनी मां की ओर देखते हुए कहा। यह सुनकर शाओ चिंगचिंग ने एक गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर एक विवश मुस्कान थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि शाहो और विक्रम के परिवार के बीच इतना अलगाव होगा। अंदर ही अंदर वह चाहती थी कि दोनों परिवार दुश्मनों की तरह ना होकर शांति से रहे। एक तरफ शाओ परिवार था जिसकी शाओ चिंगचिंग को परवाह थी, और दूसरी तरफ विक्रम का परिवार जिसे वह छोड़ नहीं सकती थी। वह बस दोनों में से किसी एक को चुन नहीं सकती थी। शाओ परिवार ने कभी भी हमारे परिवार का सम्मान नहीं किया और मां को परिवार से निकालकर सारे संबंध तोड़ दिए। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि मां को शाओ परिवार द्वारा कमा जाए। विक्रम के पिता गुस्से में दांत पीसते हुए बोले। मुझे कभी भी अपने फैसलों पर पछतावा नहीं हुआ, शाओ चिंगचिंग ने संतुष्ट होकर मुस्कुराते हुए कहा। ऐसे सफल और आज्ञाकारी 3 बेटों को पाकर वह पहले ही बहुत खुश थी। जब तक विक्रम के पिता बाहर गए हुए थे, कम से कम उसके पास 3 बेटे थे जो विक्रम के परिवार को सहारा दे रहे थे और इसे मजबूत बना रहे थे। दरअसल शाह चिंगचिंग को कोई पछतावा नहीं था, वरना वह बहुत पहले विक्रम के परिवार को छोड़कर चली जाती और उसने बार बार शाह परिवार के प्रस्तावों को अस्वीकार नहीं किया होता। विक्रम का परिवार पहले बहुत कमजोर था, लेकिन अब यह एक भयानक गति से बढ़ रहा था और शाह परिवार को पछाड़ना बस समय की बात थी। शाओ चिंगचिंग कभी भी शाओ परिवार को विक्रम के परिवार को कम आने नहीं देगी। बस यही था कि विक्रम के पिता का पता नहीं था। उनका जीवन या मृत्यु अनिश्चित था। आंटी, चिंता मत कीजिए, मैं आपके साथ टहलने चलती हूं, इससे आपका मन हल्का होगा, नेहा ने धीरे से हंसते हुए कहा और शाओ चिंगचिंग का हाथ पकड़ लिया। आंटी, मैं भी आपके साथ चलूंगी, मियाओ चिंगचिंग ने कहा। विक्रम के घर से निकलते ही शाह शंगशान का चेहरा क्रोध से भरा हुआ था। एक युवा लड़की द्वारा डराए जाने की बात उसे क्रोधित कर रही थी और उसके पास इस गुस्से को निकालने की कोई जगह नहीं थी। कौन है यह हठी लड़की? शाओ शशान ने दांत पीसते हुए कहा। जितना वह इसके बारे में सोचता, उतना ही उसे घुटन और गुस्सा महसूस होता। कई सालों से नहीं आने के कारण शाओ शशान इस बात से पूरी तरह बेखबर था कि विक्रम का परिवार इतना शक्तिशाली हो गया है जो शाह परिवार को बिल्कुल भी नहीं मान रहा था। खासकर विक्रम को। विक्रम सिंह शाह शंशान ने दांत पीसे उसकी आंखों में एक क्रूरता भरी हत्या की भावना थी। गुस्से से भरा शाह शशान ने एक राहगीर को रोका और गहरी आवाज में पूछा, मुझे विक्रम सिंह के बारे में बताओ। विक्रम सिंह शाह शशान के गुस्सैल व्यवहार को देखकर राहगीर ने डर से कहा, विक्रम सिंह साम्राज्य के महासेनापति हैं। उन पर राज करने वाले प्रतिभाशाली योद्धाओं की सूची में सबसे पहले आकाश छाया घुड़सवार और काले झंडे की सेना के सेनापति, जिन्होंने त्यूनन संप्रदाय को खत्म कर दिया और फिर आकाश छाया घुड़सवार और काले झंडे की सेना का नेतृत्व करके जिश संप्रदाय और हुनियम संप्रदाय को नष्ट कर दिया। जिश संप्रदाय और हुनिंगम संप्रदाय। शाओ शशान ने माथे पर बल डालते हुए पूछा, वे कितने शक्तिशाली थे? जिश संप्रदाय और हुनियम संप्रदाय दोनों में ब्रह्मा ऋषि स्तर के शक्तिशाली योद्धा थे और उन दोनों को महासेनापति ने मार डाला। आदमी ने डरते हुए कहा, क्या विक्रम सिंह ने ब्रह्मा ऋषि स्तर के योद्धाओं को मार डाला? अविश्वास के मारे शाओ शशान ने उस आदमी को घूर कर देखा। आदमी ने डरते हुए सिर हिलाया। हाँ, बिल्कुल सही। विक्रम सिंह की साधना क्या है? शाओ शशान ने फिर से पूछा। उसे अब याद आया कि जब वह विक्रम के परिवार में था तो वह विक्रम की साधना की गहराई का पता नहीं लगा पाया था। विक्रम के बारे में उसकी जानकारी के हिसाब से उसके लिए इतनी भयानक शक्ति होना असंभव था। यही वजह थी कि उसने उसे अनदेखा कर दिया था।
मैंने सुना है कि यह साधक स्तर का सातवां चरम है। आदमी ने डरते हुए जवाब दिया। साधक स्तर का सातवां चरम शाह शंगशान एक बार फिर रुक गया। उसका चेहरा काला पड़ गया। उसने उस आदमी का कॉलर पकड़ा और उसे उठाते हुए गुस्से में चिल्लाया, क्या तुम मरने से नहीं डरते? साधक स्तर के सातवें चरम का कोई व्यक्ति ब्रह्मा ऋषि स्तर के व्यक्ति को कैसे मार सकता है? तुम झूठ बोल रहे हो। यह बिल्कुल सच है। महासेनापति ने वास्तव में साधक स्तर के सातवें चरम की शक्ति का उपयोग करके जीश संप्रदाय के आचार्य को मार डाला। चारों नगर राज्य इसके बारे में जानते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप किसी और से पूछ सकते हैं। उस आदमी ने डरते हुए जवाब दिया, अरे क्या तुम इस नगर राज्य के नहीं हो? तुम महासेनापति के बारे में नहीं जानते। मैं तुम्हें बता दूं, अद्वितीय नगर में इतना जबरदस्त व्यवहार मत करो। यह महासेनापति का क्षेत्र है। एक गुजरते हुए राहगीर ने शाह शंगशान से कहा, तत् मैं तुम्हारी बात मान लेता हूं। अभी के लिए अगर कुछ और छुपाया है तो उगल दो। शाह शंगशान ने गुस्से में चिल्लाया। एक और राहगीर ने गर्व से कहा, ठीक है तो तुम अच्छे से सुनो और डर से पागल मत हो जाना। महासेनापति की एक और पहचान है। वह 5वीं श्रेणी के मंत्र निर्माता और 4थी श्रेणी के वैद्य हैं। महासेनापति एक बेजोड़ योद्धा है, जिनकी मिसाल ना पहले कभी थी और ना भविष्य में होगी। 5वीं श्रेणी के मंत्र निर्माता, 4थी श्रेणी के वैद्य, यह सब सुनकर शाह शंगशान को चक्कर आ गया और उसका दिल पहले से ही बेचैन था। इस पल शाह शंगशान को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह एक सुनामी के बीच में हो, एक अनकहे डर के साथ। क्या विक्रम सिंह वास्तव में इतना भयानक था? 5वीं श्रेणी का मंत्र निर्माता, 4थी श्रेणी का वैद्य, साधक स्तर का सातवां चरम जो ब्रह्मा ऋषि स्तर के व्यक्ति को मार सकता था। इस तरह का एक भयानक योद्धा किसी छोटे नगर राज्य को छोड़ो पूरे महाद्वीप में दूसरा नहीं मिल सकता था। शाह शंगशान कांप रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। वह सोच भी नहीं सकता था कि एक 17 या 18 साल का किशोर इतना भयानक हो सकता है। विक्रम सिंह इतना भयानक कब हो गया? शाह शंगशान सड़क पर आवा खड़ा था। शाह शंगशान को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ऐसी चौंकाने वाली खबरें विस्फोटों की तरह उसके कानों पर बमबारी कर रही थी। क्या विक्रम सिंह सच में 5वीं श्रेणी का मंत्र निर्माता और 4थी श्रेणी का वैद्य है? शाह शंगशान ने अचरज में कहा। उसका चेहरा पसीने से भीग गया और बहुत पीला पड़ गया। सड़क पर राहगीर अचल शाउत शंगशान को अजीब तरह से देख रहे थे। यह नहीं जानते कि उसे किस बात ने डरा दिया था। यह चौंकाने वाला था, अविश्वसनीय रूप से चौंकाने वाला। शाह शंगशान को नहीं पता था कि कितना समय बीत गया इससे पहले कि वह आखिरकार होश में आया। उसकी पीठ पहले ही ठंडे पसीने से भीग चुकी थी। एक गहरी सांस लेते हुए उसने अपने दिल के सदमे को दबा दिया। शाह शंगशान का दिमाग विक्रम सिंह के बारे में हर तरह के भयानक किताबों और कामों से भरा था जो उसके विचारों में अनियंत्रित रूप से घूम रहे थे। विक्रम सिंह ने शाह शंगशान को जो सदमा दिया था वह बहुत बड़ा था, जिसने उसके ऊपर डर की एक छाया डाल दी थी। शाह परिवार के एक शक्तिशाली सदस्य के रूप में शाह शंगशान अच्छी तरह से जानता था कि एक 5वीं श्रेणी का मंत्र निर्माता होने का क्या मतलब था। मुझे इसकी पुष्टि करनी होगी। शाह शंगशान ने भय से कुड़ी और कहा। उसे बस 2 लोगों के मुंह की बात पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन जब उसने कई और लोगों से पूछा तो वह पूरी तरह से निश्चित हो गया। विक्रम सिंह की भयावहता के बारे में जानने के बाद शाह शंगशान तुरंत शाह परिवार में लौट आया। उसे जल्द से जल्द अपने परिवार के बड़ों को सूचित करना था। विक्रम के परिवार के आंगन में शाह शशांक के जाने के कुछ ही समय बाद विक्रम का भाव अचानक बदल गया। भय सिकुड़ते हुए उसने कहा, यहां हत्या का इरादा है। साधक स्तर का 9वां चरण, नेहा की पतली भय सिकुड़ी। उसके सुंदर चेहरे पर एक ठंडी भाव दिख रहा था। आने वाले का इरादा ठीक नहीं है, सब लोग सावधान रहें। विक्रम के पिता ने गंभीरता से कहा। फलक झपकते ही 2 परछाया विक्रम के परिवार के आंगन में चमकती हुई प्रकट हुई। 2 बूढ़े व्यक्ति दोनों साधक स्तर के 9वें चरण की शक्ति से लैस थे। उनकी शक्ति बेहद जबरदस्त थी। दोनों बड़ों को देखते हुए विक्रम ने ठंडी आवाज में पूछा, तुम कौन हो? यहां क्यों आए हो? ताई संप्रदाय का संरक्षक हक क्यों? एक बूढ़े व्यक्ति ने गंभीरता से जवाब दिया। उसकी बूढ़ी आंखों में क्रूरता झलक रही थी। ताइश संप्रदाय का आचार्य जोश, दूसरे काले लिबास वाले बूढ़े व्यक्ति ने ऐलान किया। तो यह ताइश संप्रदाय के संरक्षक और आचार्य हैं। क्या सम्मान है?
विक्रम ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, बिना डरे। साधक स्तर के 9वें चरण के बस 2 शक्तिशाली योद्धा ही विक्रम को डराने के लिए पर्याप्त नहीं थे। तो यह ताश संप्रदाय है। चियांग और दूसरों के चेहरे गंभीर हो गए। किसी को भी ताश संप्रदाय की शक्ति को कम नहीं आना चाहिए। एक ठहराव के बाद विक्रम ने व्यंग किया, लगता है तुम दोनों मुझे मारने आए हो। एक भयानक हत्या की भावना फैल गई और हक ने गुस्से में चिल्लाया, जब तुम जानते हो तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम दोनों को लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो। विक्रम ठंडे ढंग से हंसा, अगर ताश संप्रदाय का प्रमुख भी आए तो वह मुझे मार नहीं पाएगा। लगता है तुम बस मौत भू रहे हो। क्या ऐसा है? क्या हो अगर हम 2 और जोड़ दें? जैसे ही विक्रम ने अपनी बात खत्म की, एक और पुरानी और ठंडी आवाज गूंजी। 2 जबरदस्त हत्या की भावनाएं फैल गई और कुछ तेज चालों में वे विक्रम के परिवार के आंगन में प्रकट हो गई। विक्रम सिंह, नेहा और उनके साथ आए सैनिक जब नगर राज्य के बाहर विशाल वन में पहुंचे तो उनकी आंखें फटी रह गई। कुछ दिनों पहले जहां घना वन था, वहां अब केवल धूल और टूटी हुई चट्टानें थी। चारों ओर बिखरी हुई रेत देखकर लगा जैसे यहां कोई भीषण युद्ध हुआ हो। इसी क्षण वन के ऊपर आसमान में 4 आकृतियां प्रकट हुई। यह चारों ही साधक स्तर के सर्वोच्च शिखर पर थे। उनमें से 2 को देखकर विक्रम चौंक उठा। यह तो नील राज्य के राजपुरोहित हैं। आचार्य राघव, आप भी हमारे बीच आ गए। विक्रम ने आश्चर्य से कहा। आचार्य राघव के चेहरे पर क्रोध की गहरी रेखाएं थी। अगर हम तुम्हें नहीं रोकेंगे तो क्या हम इंतजार करें कि तुम हमारे प्रज्ञाधाम को नष्ट कर दो? हम, विक्रम ने व्यंग से कहा, मैंने कभी तुम्हारे नीराज्य को धमकी देने के बारे में नहीं सोचा। मैं तो बस अपना प्रतिशोध लेना चाहता हूं। प्रज्ञाधाम के एक रक्षक आचार्य हिमक ने गरज कर कहा, बहुत बातें हो गई। विक्रम, मेरे प्रज्ञाधाम को मिटाने की तेरी औकात नहीं। विक्रम की आंखें शांत पर ठंडी थी। उसने आचार्य राघव से कहा, आचार्य सोच समझकर वार करें। अगर आपने वार किया तो आपका नीर राज्य मेरा शत्रु बन जाएगा। हम, यह तो महाराज का आदेश है। आचार्य राघव ने कठोरता से कहा, अच्छा तो यह बात है। विक्रम ने शांत भाव से मुस्कुराते हुए कहा। अचानक उसकी आंखें चमक उठी। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मेरा पीछा करो। यह कहते ही उसने अपने गरुड़ कवच को बुलाया और क्षण भर में ही वह आसमान में उड़ गया। आचार्य हेमक और बाकी तीनों आचार्य भी तुरंत उसके पीछे उड़े। नेहा ने भी अपने पंखों को बुलाया और अपनी शक्ति से उड़कर उनका पीछा करने लगी। पीछा करो। कमांडर अशोक ने जोर से आवाज दी और सभी सैनिक और अधिकारी उनके पीछे लग गए। विक्रम की गति इतनी तेज थी कि पलक झपकते ही वह नगर राज्य से निकलकर उसी वन में पहुंच गया। चारों आचार्य भी तेज थे। जैसे ही विक्रम धरती पर उतरा वे भी पास आ पहुंचे। आचार्य केशव सबसे पहले उसकी तरफ दौड़े। आचार्य हेमक और बाकी 2 आचार्यों ने विक्रम को घेरा और उस पर भीषण वार करने लगे। विक्रम की आंखों में खूंखार चमक थी। वह व्यंग से मुस्कुराया, तुम लोग सच में गलत समय पर आए हो। जैसे ही यह शब्द उसके मुंह से निकले, विक्रम ने अपनी शक्ति का आह्वान किया। उसके शरीर से एक विशाल शक्ति का तूफान उमड़ पड़ा। सुनहरा प्रकाश चमका, धरती कांपी और देखते ही देखते वह जमीन धंसकर नीचे चली गई। साधक स्तर का 9वां चरण विक्रम की भयानक शक्ति को महसूस करके चारों आचार्यों के चेहरे बदल गए। उनकी आंखों में भय था। इस अविश्वसनीय शक्ति ने उन चारों को डर से रोक दिया। यह कैसे संभव है? वह सच में साधक स्तर के 9वें चरण पर पहुंच गया। आचार्य राघव ने चौंक कर कहा। उनकी आंखें बाहर निकल आई थी। आचार्य हेम अविश्वास से बोला, उसने 1 महीने में 2 चरणों को पार कर लिया। आचार्य केशव का शरीर भय से कांप रहा था। जब विक्रम साधक स्तर के 7वें चरण पर था, तब वह योगी स्तर के आचार्यों को मार सकता था। अब जब वह 9वें चरण पर पहुंच गया है, तो क्या वह एक झटके में योगी स्तर के आचार्यों को नहीं मार देगा? आचार्य केशव ने डर कर चीखा, चलो यहां से चलते हैं। चारों आचार्यों ने भागने का फैसला किया। अगर विक्रम 9वें चरण पर नहीं पहुंचा होता तो उन्हें कुछ भरोसा होता, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि विक्रम साधक स्तर के 9वें चरण पर पहुंच जाएगा, जिसकी शक्ति के आगे वे कुछ भी नहीं थे। तुम इतनी दूर आए हो और अब भागना चाहते हो? विक्रम ने अपनी आवाज में एक खूंखार व्यंग्य भरा। उसके पंख कंपन करने लगे और वह एक धमाके के साथ भयानक गति से आचार्य केशव की ओर बढ़ गया। आचार्य केशव ने जैसे ही कुछ महसूस किया, उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसे चारों ओर निराशा दिखाई दी। आचार्य सावधान, आचार्य हेमक ने डरकर चीखा। विक्रम एक भूत की तरह पलक झपकते ही आचार्य केशव के सामने प्रकट हो गया।
विक्रम को अचानक अपने सामने देखकर आचार्य केशव का पूरा शरीर भय से कांप गया, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। विक्रम अविश्वसनीय रूप से तेज था। वह मानो ध्वनि की गति को भी पार कर चुका था। आचार्य, आप कहां जा रहे थे? विक्रम ने अपनी मुट्ठी को भयानक गति से आचार्य केशव की ओर घुमाते हुए कहा। शक्ति का कवच धरनी कॉस्मोस डर में डूबे आचार्य केशव ने गर्जना की। एक नीले रंग का ऊर्जा कवच और एक विशाल दीवार बनाई। धमाका चटफुस विक्रम का वार लगा और एक जोरदार धमाका हुआ। आचार्य केशव का बचाव तुरंत टूट गया। इस वार की शक्ति से आचार्य केशव का पूरा शरीर हिल गया। उसने खून थूका और पीछे की ओर जा गिरा। यह कैसी शक्ति है? आचार्य केशव के दिल में डर भर गया। साधक स्तर के 9वें चरण पर होने के बावजूद वह विक्रम के एक वार को भी नहीं झेल पाया। विक्रम की भयानक शक्ति के सामने आचार्य केशव में विरोध करने की कोई ताक नहीं बची थी। विक्रम के इस वार में एक छोटे पर्वत करने की शक्ति थी। अरे, तुम अभी भी नहीं मरे, विक्रम ने आश्चर्य से कहा। उसने सोचा था कि यह वार आचार्य केशव को मार देगा, लेकिन वह बच गया। आचार्य हिमक तुरंत वहां पहुंच गए। उनका चेहरा भय से भरा हुआ था। हम विक्रम ने आचार्य हिमक पर ठंडी आवाज में वार किया। उसकी शक्तिशाली आत्मा शक्ति बाहर निकल आई। नहीं, यह गलत है। आचार्य हिमक का चेहरा पीला पड़ गया। फुस! आत्मा शक्ति के अचानक हुए वार ने आचार्य हिमक को चौंका दिया और वह तुरंत हिल गया, जिससे उसे खून की उल्टियां हुई। यह एक 4थे दर्जे का रसायनज्ञ है और इसकी आत्मा शक्ति इतनी मजबूत है। आचार्य हिमक हैरान हो गया, क्योंकि वह खुद एक 5वें दर्जे का रसायनज्ञ था और फिर भी वह विक्रम की आत्मा शक्ति का सामना नहीं कर सका। आचार्य हिमक ने पूरी तरह से डरकर विक्रम की ओर देखा। वह विश्वास नहीं कर पा रहा था कि उसकी अपनी 5वें दर्जे के रसायनज्ञ की आत्मा शक्ति विक्रम की आत्मा शक्ति का सामना नहीं कर सकी। आचार्य हिमक का शरीर घायल हो गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसकी चोटें गंभीर थी। केवल एक मुठभेड़ में विक्रम ने साधक स्तर के 9वें चरण के 2 योद्धाओं को गंभीर रूप से घायल कर दिया। तुम में से कोई भी नहीं बच सकता, विक्रम ने कठोरता से कहा। उसने दूर खड़े 2 आचार्यों आचार्य राघव और आचार्य ली की ओर देखा और भयानक रूप से तेज गति से उनकी ओर बढ़ा। गंभीर रूप से घायल आचार्य हिमक और आचार्य केशव विक्रम के लिए कोई चिंता नहीं थी। उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि वे भाग सकते हैं। विक्रम को अचानक अपनी ओर आता देखकर आचार्य राघव का चेहरा पीला पड़ गया। घबराहट में उसने एक मध्य श्रेणी का आध्यात्मिक हथियार निकाला और उसकी गति तुरंत कई गुना बढ़ गई। उच्च दर्जे का कौशल सहस्त्र आत्मा तलवार आचार्य राघव ने भयानक रूप से गर्जना की। उसके हाथों में एक भयानक शक्ति एकत्र हुई और उसने बार बार विक्रम पर वार किया। सूट सूट सूट, धूम धूम, 1 दर्जन से अधिक भयानक हरे ऊर्जा की तलवारें निकली। साथ में तेज ध्वनियां भी थी। जहां भी वे गुजरी दर्जनों फीट के भीतर की जमीन हिली, जो उनकी विशाल शक्ति को दर्शा रही थी। गुरुली, मुझे अपनी शक्ति दो, आचार्य राघव ने चीखा, यह जानते हुए कि वह अकेले अपनी ताक से विक्रम को नहीं हरा सकता। एक हथेली से आचार्य ली ने आचार्य राघव की पीठ पर मारा और अपनी सारी शक्ति आचार्य राघव में स्थानांतरित कर दी। आचार्य राघव ने तुरंत इसका उपयोग किया और उसकी शक्ति कई गुना बढ़ गई, जिससे उसके द्वारा भेजी गई ऊर्जा की तलवारें और भी भयानक हो गई। एक भी ऊर्जा की तलवार साधक स्तर के 9वें चरण के एक योद्धा को गंभीर रूप से घायल करने के लिए काफी थी, क्योंकि यह 2 लोगों की संयुक्त शक्ति थी। सूट सूट सूट, धमाका धमाका धमाका। विक्रम अविश्वसनीय गति से वार से बच रहा था। अपने पीछे कई छाया छोड़ रहा था। जहां भी वह जाता वहां विस्फोट होते और धूल के बादल उठते और जमीन हिलती रहती। विक्रम इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा था कि आचार्य राघव की ऊर्जा की तलवारें बेकार साबित हुई। इस बच्चे की गति तकनीक बेहद विचित्र है, जैसे बहते बादल और पानी, गुरुली ने भय सिकुड़ते हुए कहा। वह पूरी तरह से हैरान था। उसने कभी ऐसी भयानक तकनीक नहीं देखी थी। आचार्य हेमक, आचार्य केशव, तुम मदद क्यों नहीं कर रहे? आचार्य राघव ने क्रोध में चिल्लाया, क्योंकि विक्रम तेजी से उसके पास आ रहा था, जिससे वह पागल हो गया था। आचार्य हेमक और आचार्य केशव इतने गंभीर रूप से घायल थे कि वे किसी की मदद नहीं कर सकते थे। वे खुद को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। हवश अगले ही क्षण विक्रम बिजली की तेजी से प्रकट हुआ। 3रे चरण का प्रचंड वार, विक्रम ने ठंडी आवाज में कहा। उसकी हथेली में एक भयानक शक्ति एकत्र हुई। फिर उसने अपनी हथेली को आचार्य राघव की ओर जोर से मारा। 3 बार की शक्ति ने धरती और आकाश को हिला दिया।
उच्च दर्जे का कौशल अस्थि भंजक वजहस्त गुरुली की शक्ति की मदद से आचार्य राघव ने एक जोरदार गर्जना की और अपनी हथेली से वार को रोका। धड़ाम फुसफुस धूम धूम दोनों हथेलियां एक जोरदार धमाके के साथ टकराई। भयानक शक्ति बेतहाशा कंपन करने लगी और उधार ली गई शक्ति के बावजूद गुरुली और आचार्य राघव दोनों पीछे उड़ गए, खून थूकते हुए। एक साथ होने पर भी वे विक्रम के एक वार को नहीं झेल पाए। एक ही वार से साधक स्तर के 9वें चरण के 2 आचार्य गंभीर रूप से घायल हो गए। लड़ाई अभी शुरू ही हुई थी और पहले से ही साधक स्तर के 9वें चरण के 4 आचार्यों को भारी चोटें लगी। उनकी शक्ति बेजोड़ रूप से कम थी। विक्रम की शक्ति सच में भयानक थी। विक्रम एक झटके में गायब हो गया और जब वह फिर से प्रकट हुआ तो वह पहले से ही गुरुली के पीछे था, जिन्हें यह भी पता नहीं चला कि विक्रम वहां था। गुरुली तुम्हारे पीछे, आचार्य राघव ने घबराहट में चिल्लाया। धमाका फुस। इससे पहले कि गुरुली प्रतिक्रिया कर पाते, विक्रम की हथेली ने उनकी सिर पर एक जोरदार धमाके के साथ वार किया। भयानक शक्ति से गुरुली ने खून थूका और घुटनों के बल गिर गए। उनकी 7 इंद्रियों से खून बह रहा था और वह मर गए। गुरुली, आचार्य राघव ने दुख में चिल्लाया। उसकी घबराहट तेजी से बढ़ रही थी। चिंता मत करो, मैं तुम्हें उनसे मिलाने वाला हूं, विक्रम ने ठंडी आवाज में कहा। उसकी बर्फीली नजर आचार्य राघव पर पड़ी। आचार्य राघव ने अपनी खून से भरी आंखों से विक्रम को देखा। उसके बूढ़े चेहरे की नसें गुस्से से फूल गई और उसने आकाश को छूते हुए क्रोध के साथ गर्जना की। विक्रम, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तुम खुद मौत की तलाश में आए हो। मैं तुम्हें निराश कैसे कर सकता हूं? विक्रम ने व्यंग से कहा। उसकी हलचल आश्चर्यजनक गति से शुरू हो गई। कुछ ही झटकों में वह आचार्य राघव के ठीक सामने था। आचार्य, क्या आपके पास मेरे लिए राजा इंद्रदेव को बताने के लिए कोई अंतिम शब्द है? विक्रम ने बर्फीली आवाज में पूछा। उसकी हड्डी ठंडक वाली मारने की इच्छा ने दिलों को कपकपा दिया। मैं तुम्हें बिल्कुल माफ नहीं करूंगा, आचार्य राघव ने अपने दांत पीसते हुए कहा। धमाका फस। एक बेरहम और निर्दय हथेली के वार के साथ विक्रम ने आचार्य राघव के सिर पर जोर से वार किया। एक जोरदार आवाज के साथ आचार्य राघव ने खून थूका और अपनी 7 इंद्रियों से खून बहते हुए मर गए। नीराज्य का राजपुरोहित, एक उच्च दर्जे का व्यक्ति, लेकिन विक्रम ने उसे मारने में जरा भी संकोच नहीं किया। यह बहुत बुरा है। कौन सोच सकता था कि यह बच्चा साधक स्तर के 9वें चरण पर पहुंच जाएगा? आचार्य हेमक का चेहरा गुस्से से काला हो गया। उसके दांत गुस्से से पीस रहे थे। आचार्य केशव ने नीचे गिरे आचार्य राघव और गुरुली को डर से देखा। उसने अपने डर को आवाज दी। उसने अभी तक अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं किया है। हम उसके आगे कुछ भी नहीं है। यह बच्चा एक राक्षस है। अब शायद केवल प्रज्ञाधाम के प्रमुख ही उसे संभाल सकते हैं। जैसे जैसे आचार्य केशव बोलता गया, वह और भी ज्यादा डरता गया। उसका शरीर अनियंत्रित रूप से कांप रहा था। विक्रम ने सच में अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं किया था, अन्यथा उसे विश्वास था कि वह साधक स्तर के 9वें चरण के एक योद्धा को एक ही बार में मार सकता है। उसकी नजर आचार्य हेमक और आचार्य केशव की ओर गई और विक्रम ने ठंडी आवाज में कहा, अब तुम्हारी बारी है। विक्रम की नजर को महसूस करते हुए आचार्य हेमक और आचार्य केशव कांप गए। उनकी चोटों ने उन्हें प्रतिक्रिया करने के लिए शक्तिहीन कर दिया। वे केवल मौत का इंतजार कर सकते थे। विक्रम भाई, उन्हें मार डालो, कमांडर अशोक अचानक चिल्लाया और सैनिकों ने भी गर्जना करना शुरू कर दिया। प्रज्ञाधाम को मिटा दो, प्रज्ञाधाम को मिटा दो। सैनिकों ने गर्जना की। आवाज विशाल शक्ति के साथ गूंज रही थी। विक्रम अकेले ही 4 विरोधियों का सामना कर रहा था और उसके लिए कोई खतरा नहीं था। यह नहीं था कि आचार्य राघव और बाकी 3 बहुत कमजोर थे। यह विक्रम था जो बहुत मजबूत था। इसके अलावा उनमें से किसी को भी यह उम्मीद नहीं थी कि विक्रम 1 महीने के भीतर साधक स्तर के 7वें चरण से साधक स्तर के 9वें चरण पर पहुंचने में सक्षम होगा। अन्यथा 100 गुना साहस होने पर भी वे विक्रम का सामना करने की हिम्मत नहीं करते। साधक स्तर के 9वें चरण की साधना के साथ विक्रम की शक्ति अपने वंश शक्ति या सर्वोच्च शरीर के दूसरे चरण की शक्ति का आह्वान किए बिना भी केवल अपनी सच्ची शक्ति और रण के 4 आचार्यों को विक्रम के सामने शक्तिहीन देखकर कमांडर अशोक और बाकी लोग भी बहुत हैरान थे। विक्रम की बढ़ती हुई भयानक शक्ति से दंग थे। अगर आचार्य हेमक और बाकी लोग जानते कि विक्रम ने अकेले ही धर्मराज्य के शाही परिवार को दबा दिया था तो शायद वे इतने डर जाते कि उनकी आत्मा उनके शरीर को छोड़ देती। मैंने कहा था तुम लोग गलत समय पर आए हो। अगर यह 1 महीने पहले होता तो तुम चारों मिलकर मुझसे निपट सकते थे।
बहुत अफसोस, विक्रम ने ठंडी आवाज में कहा। वह धीरे धीरे गंभीर रूप से घायल आचार्य हेमक और आचार्य केशव के पास जा रहा था। विक्रम, तुम्हारी शक्ति सच में बहुत मजबूत है, लेकिन प्रज्ञाधाम के प्रमुख की तुलना में तुम अभी भी बहुत पीछे हो। आचार्य हेमक ने अपने दांत पीसते हुए कहा। वह विक्रम के हाथों मरने के लिए बेहद अनचुक महसूस कर रहा था। फिर भी विक्रम ने उदासीनता से सिर हिलाया। प्रज्ञाधाम के प्रमुख की शक्ति सच में शक्तिशाली है। योगी स्तर के दूसरे चरण की साधना पहले चरण की तुलना में कई गुना मजबूत है। यह एक पूरी तरह से अलग स्तर है। आचार्य हेमक और आचार्य केशव से 10 मीटर की दूरी पर रुककर विक्रम ने जारी रखा, लेकिन यह निश्चित नहीं है कि प्रज्ञाधाम के प्रमुख मुझे मार सकते हैं। ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है। चूंकि प्रमुख ने तुम्हें मरने के लिए भेजा है, तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। तुम्हारे 2 शक्तिशाली योद्धाओं के बिना प्रज्ञाधाम निश्चित रूप से कमजोर हो जाएगा। विक्रम, जिसने आंख झपकाए बिना नीराज्य के राजपुरोहित को मारने की हिम्मत की, उसमें स्वाभाविक रूप से उन दोनों को मारने की हिम्मत भी थी। मेरे प्रज्ञाधाम के 2 आचार्यों को मारने के लिए तुम्हें मेरे धाम की अनुमति लेनी होगी। जैसे ही विक्रम ने अपनी बात खत्म की, एक विशाल आवाज आई। प्रमुख आचार्य हेमक और आचार्य केशव बहुत हैरान थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि प्रज्ञाधाम के प्रमुख खुद आएंगे। जितना 2 आचार्य हैरान थे, उन्होंने उम्मीद भी देखी कम से कम वे बच जाएंगे। एक बेहद शक्तिशाली आभा आसमान से उतरी, जिसमें भयानक शक्ति फैल रही थी, जो भयानक रूप से दमनकारी थी, जिससे सभी की सांस लेना मुश्किल हो गया। चेहरे पीले पड़ गए और वे साफ साफ दर्द में थे। योगी स्तर का दूसरा चरण, प्रज्ञाधाम के प्रमुख कमांडर अशोक और बाकी लोगों के चेहरे बहुत बदल गए। वह भयानक आभा और शक्ति योगी स्तर के पहले चरण की तुलना में बेजोड़ थी। हम, वह बुरा सच में आया। विक्रम ने भय से कुनी और खुद से बुदबुदाया। ऐसा लगता था कि उसने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि प्रज्ञाधाम के प्रमुख अंधेरे में छिपे हुए थे। हाँ, बोलने वाला कोई और नहीं, प्रज्ञाधाम के प्रमुख गुरुदेव मुरारी थे। हवुश एक आकृति जिसकी आभा इंद्रधनुष की तरह थी। बिजली की तेजी से उनकी ओर दौड़ी, लगभग एक झटके में आ गई। भयानक गति, विक्रम से भी तेज, एक भारी और विशाल आभा। यहां तक कि विक्रम को भी तीव्र दबाव महसूस हुआ। योगी स्तर का दूसरा चरण सच में भयानक था। तीसरे चरण का प्रचंड वार, विक्रम ने ठंडी आवाज में चिल्लाया। अपनी वंश शक्ति और सर्वोच्च शरीर के दूसरे चरण की शक्ति का पूरी तरह से आह्वान किया, जिसमें एक भयानक रक्त ऊर्जा बढ़ रही थी। विक्रम की शक्ति तेजी से बढ़ गई। तुरंत साधक स्तर के 9वें चरण को पार करके योगी स्तर के पहले चरण की भयानक शक्ति तक पहुंच गई। धमाका, धूम धूम, एक भयानक काली छाया एक पल में आई। एक हथेली के वार के साथ टकराई। एक विस्फोट के साथ गूंज उठी। दर्जनों मीटर के भीतर जमीन हिंसक रूप से हिल गई, ढह गई और टकराव 1 सेकंड तक जारी रहने के बाद विक्रम अचानक से उड़ गया और गुरुदेव मुरारी आधे कदम भी पीछे नहीं हटे। इस बूढ़े की शक्ति सच में मजबूत है। योगी स्तर के दूसरे चरण पर वह लगभग शिखर पर है और उसकी शक्ति राजा इंद्रदेव से थोड़ी ज्यादा शक्तिशाली है। विक्रम ने खुद से सोचा, अगर गरुड़ कवच ने ज्यादा शक्ति को अवशोषित नहीं किया होता तो वह घायल हो गया होता। योगी स्तर के दूसरे चरण पर गुरुदेव मुरारी भयानक रूप से मजबूत थे। किसी भी तरह से विक्रम उनसे मुकाबला नहीं कर सकता था। टकराव के परिणाम ने साफ साफ बता दिया कि कौन मजबूत था और कौन कमजोर। महान कमांडर गुरुदेव, कमांडर अशोक और बाकी लोगों के चेहरों पर चिंता थी। गुरुदेव मुरारी के आने से वे भी हैरान थे। विक्रम ने अपने काले पंखों को जोरदार तरीके से फड़फड़ाया। उसने खुद को मजबूती से स्थिर किया। उसका चेहरा गंभीर था क्योंकि वह गुरुदेव मुरारी को देख रहा था। गुरुदेव मुरारी एक काली पोशाक में थे। एक बूढ़ा आदमी जिसके बाल काले और सफेद थे, उसका चेहरा झुर्रियों से ढका हुआ था। एक कमजोर शरीर, फिर भी एक भयानक आभा फैल रही थी। गुरुदेव मुरारी भी विक्रम को देख रहे थे। उनके दिल में आश्चर्य था कि उनके वार ने विक्रम को घायल नहीं किया था। विक्रम की शारीरिक शक्ति मेरी उम्मीदों से ज्यादा थी और वह शक्ति जो एक पल के लिए फूटी, वह कोई मामूली बात नहीं थी। यह बच्चा सच में भयानक है। गुरुदेव मुरारी ने खुद से सोचा। उनका बूढ़ा चेहरा शांत लग रहा था, लेकिन अंदर से वह पूरी तरह से हैरान थे। गुरुदेव मुरारी को नहीं पता था कि विक्रम ने किस शक्ति का आह्वान किया था या अगर उसके शरीर में पहले से ही कोई रहस्यमय शक्ति छिपी थी। लेकिन एक कठिन वार के बाद विक्रम को कोई चोट नहीं आई। विक्रम भाई, तुम ठीक तो हो? क्या तुम चाहते हो कि हम उसका मुकाबला करने के लिए एक साथ हो जाएं? नेहा उसके पास प्रकट हुई। उसने चिंता से पूछा, नहीं, जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूं।
विक्रम ने सिर हिलाया और कहा, इस बूढ़े की शक्ति बेहद भयानक है। नेहा, तुम उन्हें पहले वापस ले जाओ और हमारी माँ और बाकी लोग। रम धीरे धीरे आसमान में ऊपर चढ़ा। गुरुदेव मुरारी के साथ उसकी अपरिहार्य लड़ाई से बचा नहीं जा सकता था। अगर विक्रम प्रज्ञा को मिटाना चाहता था तो उसे गुरुदेव मुरारी से लड़ना ही पड़ता। विक्रम, अपनी सृष्टि चक्रासन को बुलाओ, मुझे उसकी शक्ति का खुद से अनुभव करने दो, गुरुदेव मुरारी ने धीरे धीरे कहा। उनकी बूढ़ी आंखें विक्रम पर टिकी हुई थी। उनमें कोई डर नहीं था, क्योंकि तुम खुद आए हो। आज मैं तुम्हें मारने के लिए मौत तक लड़ूंगा, विक्रम ने बर्फीली आवाज में कहा। उसकी दाहिनी हथेली में पहले से ही परम ड्रैगन देव तलवार प्रकट हो चुकी थी। विक्रम किसी भी पल लड़ने के लिए तैयार था। सृष्टि चक्रासन, विक्रम ने जोरदार तरीके से चिल्लाया। उसने अपना हाथ हिलाया और उसके भीतर से एक सुनहरी रोशनी निकली। यह सृष्टि चक्रासन थी। उसकी चमकदार सुनहरी रोशनी चारों दिशाओं को घेर रही थी। सृष्टि चक्रासन आसमान में ऊपर उठ गई, तुरंत एक विशाल आकार में फैल गई, 20 योजन से भी ज्यादा। एक विशाल सुनहरी सरनी नीचे उतरी और बढ़ती हुई और प्रभावशाली दमनकारी शक्ति नीचे आई, जिससे गुरुदेव मुरारी को अपनी सच्ची शक्ति में एक महत्वपूर्ण दमन महसूस हुआ। केवल व्यक्तिगत अनुभव से ही कोई सृष्टि चक्रासन के आतंक को समझ सकता था। अर्ध अमर हथियार होने के योग्य यह दमनकारी शक्ति सच में भयानक है। गुरुदेव मुरारी ने थोड़ी भय सिकुड़ते हुए कहा, उनके योगी स्तर के दूसरे चरण की साधना को बलपूर्वक योगी स्तर के पहले चरण तक दबा दिया गया था। सृष्टि चक्रासन की दमनकारी शक्ति मौजूद होने के कारण विक्रम और गुरुदेव मुरारी के बीच लड़ाई का परिणाम अभी भी अनिश्चित था। गंभीर रूप से घायल आचार्य हेमक और आचार्य केशव इस समय एक पहाड़ की चोटी पर थे। वे बेचैनी से ऊंचे आसमान को देखते हुए अपना इलाज कर रहे थे। हवोश धूम परम ड्रैगन देव तलवार को चलाते हुए विक्रम ने एक झटके से वार किया, एक भयंकर आक्रामक को उजागर किया। जहां भी चमकदार लाल तलवार की रोशनी गुजरी वहां की जगह हिल गई और कंपन करने लगी। प्रभावशाली लाल तलवार की रोशनी आगे बढ़ रही थी, लेकिन गुरुदेव मुरारी ने कोई डर नहीं दिखाया। सृष्टि चक्रासन द्वारा दबाए जाने के बावजूद वह शांत रहे। गुरुदेव मुरारी ने धीरे धीरे अपना दाहिना हाथ उठाया, हथेली को बाहर की ओर किया और एक भयानक शक्ति अचानक फूट पड़ी। आगे बढ़ती हुई भयानक तलवार की रोशनी और आगे नहीं बढ़ सकी। गुरुदेव मुरारी की भयानक शक्ति से पूरी तरह से रुक गई। अविश्वसनीय, उसने महान कमांडर की तलवार की रोशनी को एक साधारण इशारे से रोक दिया। गुरुदेव सूरज ने आश्चर्य से कहा। आचार्य दुर्वेश ने भय से कोनी और कहा, ऐसी प्रभावशाली धरती श्रेणी की कौशल भी प्रज्ञा धाम के प्रमुख से नहीं निपट सकती। यह सच में बेहद भयानक है और महान कमांडर पूरी तरह से नुकसान में है। गुरुदेव मुरारी की भयानक तकनीक को देखकर विक्रम के परिवार के वरिष्ठ अधिकारी और सैनिक सभी चिंतित होने लगे। विक्रम, अपनी तलवार तकनीक का उपयोग करो, गुरुदेव मुरारी ने शांत भाव से कहा। उसकी बाहर निकली हुई हथेली धीरे से मुट्ठी में बंद हो गई और विक्रम की दुर्ज तलवार की रोशनी तुरंत चकनाचूर हो गई। कमांडर अशोक और भीड़ गुरुदेव मुरारी की आसानी से विक्रम की तलवार की रोशनी को कुचलने की क्षमता से डर गई थी। ऐसा करने के लिए कितनी भयानक शक्ति की आवश्यकता थी। इसके अलावा गुरुदेव मुरारी ने सृष्टि चक्रासन की दमनकारी शक्ति के तहत विक्रम की तलवार की रोशनी को कुचल दिया था। विक्रम की भें थोड़ी सिकुड़ गई, क्योंकि उसने सोचा इस बूढ़े की शक्ति भी अपनी सीमा के पास होनी चाहिए। धूम, विक्रम ने अपनी सच्ची शक्ति को सक्रिय किया, इसे परम ड्रैगन देव तलवार में निर्देशित किया। अति शक्तिशाली और बढ़ती हुई तलवार शक्ति हिंसक रूप से खुल गई। जैसे ही उसकी तलवार नृत्य करने लगी, खून की लकीरें चमकी, दमनकारी तलवार की रोशनी की शक्ति फैल गई और किसी की सांस फूलने लगी। मायावी तलवार तकनीक, मायावी संसार का सर्वनाश, विक्रम ने जोरदार तरीके से चिल्लाया, क्योंकि उसने चमकदार लंबी तलवार को क्षैतिज रूप से घुमाया। हवोश धूम विनाशकारी गति के साथ एक विशाल रक्त रंगीन तलवार की रोशनी हवा में फैल गई। एक चमकदार चमक के साथ एक रक्त लाल चंद्रमा की तरह एक धरती श्रेणी के कौशल की तलवार तकनीक में सच में असाधारण शक्ति होती है। एक मजबूत प्रतिद्वंदी से लड़ते समय धरती श्रेणी की कौशल का एक पूर्ण लाभ होता है। गुरुदेव मुरारी ने शांत भाव से कहा। उनकी बूढ़ी आंखें आने वाली तलवार की रोशनी पर टिकी हुई थी, जबकि वे अपने शरीर के भीतर